एनीमे की स्टार्टिंग में हमें वैन के बारे में बताया जाता है, जो कि पहले एक बोरिंग सा ऑफिस वर्कर होता है और अपनी जिंदगी बस ऑफिस और घर तक ही सीमित रखता था। लेकिन एक दिन जब वो उठता है तो वो खुद को एक 2 साल के बच्चे के रूप में पाता है और वो बहुत ही हैरान हो जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। वो अपने छोटे हाथों को देखकर बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है और तुरंत रूम में इधर उधर देखने लगता है। उसके बाद वो विंडो के पास आ जाता है और बाहर का मेडिवल कैसल और सिटी को देखकर बिल्कुल मिसमराइज हो जाता है। तभी उसकी मैट टील वहाँ पर आ जाती है और उसे तुरंत पीछे खींच लेती है, क्योंकि वो समझाती है कि वैन गिर सकता है। वैन उससे कहता है कि वो बस बाहर का नजारा देख रहा था और खुद को रोक नहीं पाया। टिल ये देखकर बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है कि एक छोटा सा बच्चा इतना स्मार्ट बातें कैसे कर रहा है। तभी वैन को कुछ पुरानी बातें याद आती है और वो बताता है कि उसका नाम वैन नेफेरिटो है और उसके फादर मैरिक्यू जेल्पा। और ये सुनकर टिल बहुत ही हैरान हो जाती है कि सब कुछ याद कर रहा है। उसके बाद ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, जहाँ पर मेट्स उसे खाना खिला रही होती है और वैन को ये सब अटेंशन काफी पसंद आता है। तभी उसके फादर जेल्पा आते हैं और सबसे पूछते हैं कि आज क्या करोगे। वैन के भाई अपनी पढ़ाई के बारे में बताते हैं और जब वैन से पूछा जाता है तो वो कहता है कि वो बेसिक से स्टार्ट करेगा और अपने देश की हिस्ट्री और कल्चर सीखेगा। ये सुनकर सब बहुत ही हैरान हो जाते हैं, लेकिन जेल्पा खुश हो जाता है और सोचता है कि वैन भी एक टैलेंटेड मेज बनेगा। वैन को पता होता है कि इस दुनिया में अलग अलग मैजिक होती है, लेकिन सबसे पावरफुल फायर, वाटर, विंड और अर्थ माना जाता है और बाकी मैजिक को लोग इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। बाद में वैन टिल से दुनिया के बारे में और सीखता रहता है और ये जानकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है कि यहाँ पर एल्व्स और ड्वार्फ्स जैसे अलग अलग स्पीसीज भी रहती है। जब मेट्स उसको रोकने की कोशिश करती है तो वैन टिल से कहता है कि उनकी बात को इग्नोर करे और फिर वो उससे मैजिक टूल्स के बारे में भी पूछता है, जिस पर टिल बताती है कि मैजिक क्रिस्टल और स्पेशल स्टोन के अंदर मैजिक स्टोर करके उनसे पावरफुल टूल बनाए जा सकते हैं। उसके बाद जब वैन बेसिक चीजें सीख रहा होता है तभी ओल्ड बटलर स्पार्टा उसके सामने बहुत ही सारी बुक्स को रख देता है और कहता है कि पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले ये देखना जरूरी है कि तुम्हें पहले से कितना आता है। वैन उसकी डरावनी सी मूंछ को देखकर थोड़ा सा डर जाता है और कहता है कि मुझे भी प्रॉपर्ली पढ़ना नहीं आता, लेकिन थोड़ी बहुत मैथ्स तो आती है। तब स्पार्टा उसे एक सिंपल सा सवाल पूछता है कि 3 + 5 कितना होता है। वैन बिना फिंगर्स का यूज किए तुरंत आंसर दे देता है, जिसे देखकर स्पार्टा काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो वैन को खुद पर्सनली पढ़ाएगा। ये सुनते ही वैन समझ जाता है कि अब उसकी लाइफ मुश्किल होने वाली है और सच में स्पार्टा उसे सुबह से शाम तक पढ़ाता रहता है। लेकिन इसी वजह से वैन सिर्फ कुछ ही हफ्तों में पढ़ना और लिखना सीख जाता है। उसके बाद वो और मेहनत करता है और जब वो 4 साल का होता है तब उसकी शॉर्ट ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। सबसे पहले वो टील के साथ प्रैक्टिस करता है, लेकिन उसकी एक भी अटैक को हिट नहीं कर पाता और थक कर नीचे बैठ जाता है और तब टील उसका मजाक उड़ाती है। वैन गुस्से में उसके पीछे भागता है, लेकिन बाकी मेट्स टील को पकड़ लेती है और वैन से कहती है कि उसे पनिश करो, लेकिन वैन कहता है कि कोई बात नहीं। फिर भी मेट्स फोर्स करती है तो वैन हल्का सा उसके फोरहेड पर टैप कर देता है और कहता है कि बस इतना ही पनिशमेंट काफी है। उसके बाद 1 साल तक वैन सिर्फ शॉर्ट ट्रेनिंग पर ही फोकस करता रहता है और 5 साल की एज तक वो बड़े स्टूडेंट को भी हरा देता है, क्योंकि उनके अटैक सिंपल होते हैं और वैन का दिमाग काफी तेज होता है। सब लोग उसे जीनियस समझने लगते हैं और ये देखकर और भी हैरान होते हैं कि वो सबके साथ अच्छे से बिहेव करता है। तभी एक दिन नाइट्स का डिप्टी कमांडर डी वहाँ पर आता है और वैन का हाथ चेक करता है। वो देखते हैं कि वैन के हाथ बिल्कुल स्मूथ हैं और उसमें प्रैक्टिस के मार्क्स भी नहीं है। ये देखकर वो सोचने लगता है कि बिना प्रैक्टिस के ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। वैन उससे कहता है कि वो पढ़ाई में बिजी रहता है, इसलिए ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करता। तब डी कैजुअली कहता है कि एब्स्ट्रा को ऑर्डर मिला है कि वो वैन की पढ़ाई को और भी ज्यादा टफ बना दे। ये बात को सुनकर वैन को काफी ज्यादा शौक लगता है और उसे समझ में आ जाता है कि उसकी पढ़ाई इतनी टफ क्यों थी। तभी डी उससे पूछते है कि क्या तुम स्वॉर्ड फाइटिंग सीखना चाहते हो? अगर हाँ तो मैं तुम्हारी पढ़ाई थोड़ी सी कम करवा सकता हूँ। वैन कहता है कि वो पढ़ाई के साथ साथ स्वॉर्ड स्किल को भी इम्प्रूव करना चाहता है। ये सुनकर डी डिसाइड करता है कि वो वैन को खुद ट्रेन करेगा और कहता है कि उसके साथ इजी रहेगा क्योंकि वो अभी बच्चा है। लेकिन ये बात बिल्कुल झूठ होती है, क्योंकि डी की ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा हार्ड होती है। इतनी मुश्किल ट्रेनिंग के बाद भी वैन अपनी न्यू लाइफ को एंजॉय कर रहा होता है। 1 साल के बाद 6 साल का वैन अपने पूरे एरिया में जीनियस के नाम से जानने लगता है, लेकिन उसकी लाइफ सिर्फ पढ़ाई और ट्रेनिंग तक ही सीमित हो जाती है, जिससे कि वो बहुत ही थक जाता है। इसलिए एक दिन वो टिल से कहता है कि मुझे बाहर जाना है। उसके बाद टिल उसे 2 नाइट्स के साथ मार्केट ले जाता है, जहाँ पर वैन अलग अलग शॉप को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तभी वो एक बड़ी बिल्डिंग देखता है और टिल बताती है कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जिसके ब्रांच पूरे देश में है। वैन ये सब देख ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है, जो कि एक छोटे लड़के को घसीट कर लेकर जा रहा होता है। वो लड़का काफी बुरी हालात में होता है, जिसे देखकर वैन को बहुत ही बुरा लगता है। जब वैन उसके बारे में पूछता है तो वो आदमी गुस्से में कहता है कि वो अपने बेटे को बेचने के लिए जा रहा है। ये सुनकर वैन बिल्कुल शॉक हो जाता है। तब टिल उससे बताती है कि इस दुनिया में गरीब लोग पैसे के लिए अपने बच्चों को बेच देते हैं। वैन ये सुनकर अंदर से हिल जाता है, लेकिन तभी एक लेडी वहाँ पर आती है और वैन को देखकर काफी एक्साइटेड हो जाती है। टिल उसे बताती है कि उनके मालिक का छोटा बेटा ही है। वो लेडी अपना नाम रोसाली बताती है और कहती है कि वो एक बड़ी कंपनी से है। वैन तुरंत उससे पूछते कि उस लड़के की प्राइस क्या होगी। रोसाली
रोसाली उस लड़के को देखकर उसके फादर से पूछती है क्या उसके पास कोई मैजिक पावर है। वो आदमी कहता है कि उसके पास चोरी करने वाली मैजिक है। इस पर रोसाली कहती है कि इसकी कीमत सिर्फ कुछ सिल्वर कॉइन ही होगी। ये सुनकर वो आदमी गुस्सा हो जाता है और अपने बेटे को मारने लगता है। रोसाली उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो आदमी उसे ले जाने लगता है ताकि कहीं और ज्यादा पैसे मिल सके। तभी अचानक वैन उस लड़के को खरीदने के लिए 5 सिल्वर कॉइन का ऑफर करता है। वो आदमी मजबूरी में उसकी बात को मान लेता है और वैन उस लड़के को आजाद करके उसे उठाता है और उसका नाम पूछता है। वो लड़का अपना नाम कॉम बताता है और वैन उससे कहता है कि अब तुम फ्री हो, जहाँ चाहे जा सकते हो। लेकिन टिल उससे पूछती है जब तुमने इसे खरीदा है तो इसे जाने क्यों दे रहे हो। वैन कहता है कि मैं बस इसकी हेल्प करना चाहता हूँ। फिर उसे पता चलता है कि कॉम के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो वैन उसे अपने साथ मेंशन ले जाने का डिसाइड करता है। लेकिन नाइट्स कहते हैं कि बिना आइडेंटिटी के किसी को मेंशन में नहीं लेकर जाया जा सकता, इसलिए इसे स्लेव बनाकर लेकर जाना पड़ेगा। ये सुनकर वैन को थोड़ा सा बुरा लगता है क्योंकि वो स्लेवरी को पसंद नहीं करता, पर कॉम के मान जाने पर वो मजबूरी में ये प्लान को फॉलो कर लेता है। तभी रोसाली आती है और कहती कि पहले स्लेव कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करो। वो दोनों के हाथ को पकड़कर एक मैजिक स्पेल का यूज करती है जिससे कि कॉम के हाथ पर एक मार्क बन जाता है जो बताता है कि अब वैन के सर्विस में है। उसके बाद वैन कॉम को मेंशन ले जाता है और धीरे धीरे वो एक रॉयल और टैलेंटेड सर्वेंट बन जाता है। एक दिन कॉम वैन को बताता है कि डी उसे ढूंढ रहा है, तो वैन उसे एक कुकी देकर कहता है कि बोल देना मैं यहाँ पर नहीं हूँ। कॉम मान जाता है लेकिन कहता है कि डी को ऑलरेडी पता है। फिर भी वैन उससे कहता है कि कोई ना कोई बहाना बना देना। तब वह नोटिस करता है कि कॉम ने वो ग्लव्स नहीं पहने जो उसने दिए थे। कॉम कहता है कि वो अपना स्लेव मार्क सभी को दिखाना चाहता है क्योंकि वो वैन की सर्विस का प्रूफ है। लेकिन वैन के कहने पर वो तुरंत ग्लव्स को पहन लेता है। तभी डी वहाँ पर आ जाता है और कॉम बाहर जाकर कहता है कि वैन यहाँ पर नहीं है। डी कहता है कि किसी ने उसे अंदर जाते हुए देखा है, पर कॉम उल्टा उसी पर डाउट कर रहा होता है। डी उसकी बात को सुनकर हैरान हो जाता है लेकिन उसे समझ में आ जाता है कि अपने मास्टर को प्रोटेक्ट कर रहा है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब वैन की जगह पर कॉम को ट्रेनिंग करेगा। 2 साल के बाद वैन 8 साल का हो जाता है और अब उसका अप्राइजल सेरेमनी का टाइम आ जाता है। सबको उससे बहुत ही उम्मीद होती है क्योंकि वो जीनियस होने के साथ साथ सबके साथ बहुत ही अच्छा भी है। उसके फादर को भी लगता है कि उसे फायर मैजिक मिलेगी, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो सब बहुत ही शौक हो जाते हैं क्योंकि वैन को प्रोडक्शन मैजिक मिलती है जिससे नोबल सबसे बेकार मैजिक मानते हैं क्योंकि इससे सिर्फ चीजें बनाई जा सकती है और लोग सोचते हैं कि ये काम बिना मैजिक के भी हो सकता है। इसीलिए वैन के फादर भी उसे देखकर डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। ये सब सुनने के बाद जालमा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं और मेरी वाइफ दोनों पावरफुल मैजेस थे और मैं ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ कि हमारा बेटा इतनी वीक मैजिक का मालिक हो। इतना क्या करो अपनी सोर्ड को निकाल लेता है और कहता है कि मुझे पहले ही गलती सुधार लेनी चाहिए थी। ये देखकर वैन डर के मारे जम जाता है और उसे समझ में नहीं आता है कि क्या करे। तभी उसका बड़ा भाई मूर्खा बीच में आ जाता है और वैन को बचाता है। वो जेलमा को सजेस्ट करता है कि हमारे पास एक दूर का विलेज है जो कि अभी तक डेवलप नहीं हुआ, तो क्यों न वैन को वहाँ पर भेजकर उसे डेवलप करवाया जाए। जेलमा ये सुनकर उसे डिटेल में बताने को कहता है। मूर्खा बताता है कि उस विलेज में सिर्फ 100 लोग ही रहते हैं और वहाँ पर कोई खास डेवलपमेंट नहीं है। ऊपर से नॉर्थ साइड पर डेंजरस मॉन्स्टर और पास में दूसरे नोबल का एरिया भी है और उसके आगे राइवल किंगडम भी है जिससे की सिचुएशन और भी रिस्की हो जाती है। ये सब सुनकर जालमा को प्लान पसंद आ जाता है क्योंकि वो विलेज अभी नया है और वहाँ के लोग उनके लिए लॉयल भी नहीं है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वैन को वहाँ पर भेजना ही सही रहेगा। वो मूर्खा की तारीफ करता है और वैन से कहता है कि जल्दी से वहाँ के लिए निकल जाओ। सबके जाने के बाद मूर्खा वैन से माफी मांगता है और कहता है कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वैन उसका शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसने उसकी जान बचा ली। मूर्खा प्रॉमिस करता है कि वो वैन की हेल्प करेगा ताकि वो वहाँ से अच्छे से रह सके। उसके बाद वैन अपना सामान पैक करने लगता है और टिल इस बात पर गुस्सा होती है कि उसे इतनी दूर भेजा जा रहा है, लेकिन वैन कहता है कि वो एक्चुअली इस बात से बहुत ही खुश है क्योंकि वहाँ पर उसे थोड़ा सा फ्री टाइम मिलेगा। जब वो निकलने लगता है तो उसे पता चलता है कि उसके फादर ने नाइट को साथ भेजने से मना कर दिया है, इसलिए मूर्खा ने कुछ एडवेंचरस को अरेंज किया है उनकी प्रोटेक्शन के लिए। पहले तो सिर्फ कॉम को ही साथ ले जाने की परमिशन थी, लेकिन मूर्खा की वजह से अब टिल भी उसके साथ जा रही होती है। तभी अचानक से डी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि वो भी वैन के साथ जाएगा ताकि उसकी ट्रेनिंग कंटिन्यू रहे। ये सुनकर वैन बिल्कुल खुश नहीं होता और कहता है कि फादर ने मना किया है, लेकिन डी कहता है कि उसे ऐसा कोई ऑर्डर नहीं मिला और अपने 2 नाइट के साथ वहाँ पर आ जाता है। उसके बाद सिर्फ डी ही नहीं बल्कि स्पार्टा भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मैंने मेंशन से रिटायरमेंट ले ली है और अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा ताकि मैं तुम्हें पढ़ाता रहूं। जैसे ही कैरे चलती है वैन थोड़ा सा उदास हो जाता है क्योंकि उसके फादर ने उसके चुपके से भेजने का प्लान बनाया था, इसलिए वो अपने फैमिली स्टेटस भी यूज नहीं कर सकता। लेकिन बाहर पूरा सिटी उसे फेयरवेल देने के लिए खड़ा होता है क्योंकि नाइट्स ने बड़े बड़े बैनर्स लगा दिए होते हैं और ये देखकर वैन बहुत ही शौक हो जाता है। लेकिन सब लोग उसे अलविदा कहते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि वो वापस जरूर आएगा। आगे जाते हुए वैन अपनी प्रोडक्शन मैजिक को टेस्ट करता है और एक छोटी सी लड़की को सोड में चेंज कर देता है। ये देखकर टिल और कॉम बहुत ही हैरान हो जाते हैं और वैन कहता है कि वो बस अपनी मैजिक का सही यूज समझना चाहता है। थोड़ी देर के बाद वो विलेज के पास पहुंचने वाली होते हैं और वैन काफी एक्साइटेड होता है। वो कॉम से कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ की लाइफ पसंद
पसंद ना आए तो तुम वापिस से जा सकते हो, मैं कॉन्ट्रैक्ट भी हटा दूंगा। लेकिन कॉम मना कर देता है और कहता है कि वो आखिर तक वैन के साथ ही रहेगा। ये सुनकर वैन थोड़ा सा सरप्राइज्ड हो जाता है, लेकिन तभी अचानक से कैरी रुक जाती है और वैन बाहर देखने जाता है। वहाँ पर पता चलता है कि विलेज पर बैंडिट्स ने अटैक कर दिया है। डी बताता है कि वो बैंडिट्स काफी एक्सपीरियंस्ड हैं और विलेजर उनका सामना नहीं कर पाएंगे। उनकी संख्या भी बहुत ही ज्यादा है और वो एरो से अटैक कर रहे होते हैं। इसलिए डी कहता है कि हमें मिलकर उनसे फाइट करनी होगी, तभी उन्हें भगाया जा सकता है। तभी एडवेंचरस का लीडर औरतो फाइट करने से मना कर देता है। वो कहता है कि उसका काम सिर्फ वैन को सेफली विलेज तक पहुंचाना है और अपने लोगों को रिस्क में नहीं डालना चाहता। इस पर डी कहता है कि विलेजर्स अब वैन के अंडर आने वाले हैं, इसलिए उन्हें बचाना जरूरी है। लेकिन औरतो सीधा मना कर देता है और कहता है कि वो नाइट नहीं है, इसलिए उसकी सोच अलग है। डी के पास अब कोई भी जवाब नहीं होता। वो डिसाइड करता है कि वो खुद नाइट के साथ बैंडिट से लड़ेगा। वो ये भी कहता है कि अगर कुछ हो जाए तो वैन को वापस सिटी ले जाना। तभी स्पार्टा सबको रोकता है और कहता है कि वो भी एक पावरफुल मेज है और वो हेल्प करेगा। वो एक प्लान बताता है जिसमें कि वो वॉल बनाएंगे और बाकी लोग दूर से अटैक करेंगे और नाइट साइड से अटैक करेंगे। इससे बैंडिट्स कंफ्यूज हो जाएंगे और भाग जाएंगे। वैन पूछते है कि क्या वो खुद फाइट करेगा, तो स्पार्टा हाँ कहता है और ये सुनकर वैन कहता है कि ये बहुत ही डेंजरस है और वो मर सकता है। लेकिन स्पार्टा कहता है कि वो अपनी लाइफ ऐसे ही खत्म करना चाहता है। वैन ये सुनकर मना कर देता है और कहता है कि वो किसी को मरने नहीं देगा। तो वैन एक नया प्लान बताता है और कहता है कि वो खुद डिकोय बनेगा। ये सुनकर सब बहुत ही शौक हो जाते हैं और टिल तुरंत मना कर देती है। कॉम भी उसकी जगह लेने की बात करता है, लेकिन वैन कहता है कि वो किसी अपने को खोना नहीं चाहता है, इसलिए वो खुद ही ये करेगा। उसका प्लान होता है कि वो कैरेज लीडर सीधा बैंडिट्स पर अटैक करेंगे, जिससे कि सबका ध्यान उस पर चला जाएगा और बाकी लोग साइड से अटैक कर देंगे। डी कहता है कि ये बहुत ही रिस्की है और वैन कहता है कि उसने उसी से ट्रेनिंग ली है, इसलिए वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा और अगर मर भी गया तो अपने लोगों के लिए मरना एक नोबल के लिए सबसे बड़ी बात होती है। इतना क्या करो अपनी सोर्ड को निकाल लेता है और रेडी हो जाता है। वैन की बातों को सुनकर औरतों का माइंडसेट चेंज हो जाता है। उसे याद आता है कि पहले वो नोबल को आर्गुमेंट समझता था, लेकिन जब वैन ने उसे रिस्पेक्ट दिया था तभी उसका ओपिनियन थोड़ा सा चेंज हो गया था। और अब जब वो वैन को अपनी जान रिस्क में डालते हुए देखता है तो वो डिसाइड करता है कि वो भी फाइट करेगा। वैन उसे समझाता है कि ये तुम्हारा काम नहीं है, इसलिए औरतों कहता है कि वो एक बच्चे को अकेला लड़ने नहीं दे सकता। उसके साथ ही भी उसकी बात को मान लेते हैं और डी भी आगे बढ़कर कहता है कि वो अपने लोड को अकेला रिस्क में नहीं डालना चाहता। तभी स्पार्टा एक नया प्लान बताता है और तुरंत एक बड़ी सी मिट्टी का वॉल क्रिएट कर देता है। वो सबको कहता है कि साइड से अटैक करो, जबकि कुछ वॉल के पीछे से एरो चलाएंगे। प्लान स्टार्ट होते ही सब लोग एक्शन में आ जाते हैं और एडवेंचरस एरो से बैंडिट को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और डी और नाइट साइड से अटैक कर देते हैं। औरतों और उसके साथी भी फाइट को ज्वाइन करते हैं। डी का पावरफुल ऑरा देखकर बैंडिट्स डर जाते हैं और भागने लगते हैं, लेकिन उनका लीडर सीधा वॉल की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता रहता है। तभी वैन उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है और स्मार्ट मूव से उसे गिरा देता है। उसके बाद कॉम भी फाइट में आ जाता है और फाइनल अटैक देकर उस बैंडिट लीडर को खत्म कर देता है। इसके बाद बाकी सब बैंडिट्स को पकड़ने के लिए जाते हैं और किसी को भी नुकसान नहीं होता। ये देखकर औरतों बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है कि ये बहुत ही परफेक्ट रिजल्ट है। अब वो सोचने लगता है कि वैन में काफी ज्यादा पोटेंशियल है और अपनी टीम से पूछता है कि क्या वो यहाँ पर रुककर उनके साथ काम करना चाहेगा। लेकिन उसमें से आधे लोग कहते हैं कि यहाँ पर पैसे कम है, इसलिए वो नहीं रुकना चाहते। लेकिन औरतों की कोर टीम वहीं पर रुक जाती है क्योंकि उन्होंने वैन की स्ट्रेंथ खुद देखी होती है। उन्हें लगता है कि वैन कोई आम लड़का नहीं है और फ्यूचर में वो बहुत ही कुछ बड़ा करने वाला है, इसलिए वो उसके साथ रहने का डिसाइड करते हैं। इधर टिल वैन को डांटती है कि उसने अपनी जान रिस्क में क्यों डाली और कहती है कि नेक्स्ट टाइम वो खुद आगे जाएगी। तभी डी आता है और बताता है कि विलेजर्स गेट पर वेट कर रहे हैं। वैन कॉन्फिडेंट होकर विलेज के अंदर जाता है, लेकिन अंदर का हाल देखकर वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है क्योंकि विलेज काफी वीक और बेकार कंडीशन में होता है। विलेज चीफ उसका वेलकम करता है और उसकी हेल्प के लिए थैंक यू बोलता है। वैन तुरंत पूछता है कि क्या यहाँ पर पहले भी अटैक हुआ था। चीफ कहता है कि इस साल कई बार अटैक हो चुका है और रीजन बताता है कि पहले यहाँ पर नाइट्स गार्ड करते थे, लेकिन अब कोई भी ध्यान नहीं देता। वैन इस बात के लिए सॉरी बोलता है, लेकिन विलेजर्स गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि नोबल्स उनकी परवाह नहीं करते। वैन उन्हें समझाता है कि ब्लेम करने से कुछ भी नहीं होगा, हमें सोल्यूशन सोचना चाहिए। वो कहता है कि या तो विलेज को इतनी वैल्यूएबल बनाओ कि सब ध्यान दे, या इतना पैसा कमाओ कि खुद ही प्रोटेक्शन कर सको, या फिर मिलकर विलेज को स्ट्रॉन्ग बनाओ। विलेजर्स कहते हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं है। तब वैन कहता है कि अब सब कुछ चेंज हो चुका है क्योंकि अब उनका नया लॉर्ड आ चुका है, लेकिन विलेजर्स उस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो अभी बच्चा है। तभी स्पार्टा और डी आगे आते हैं और अपनी आइडेंटिटी बताते हैं। ये देखकर विलेजर्स को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है। फिर चीफ वैन से पूछते हैं कि क्या उसके पास पावरफुल मैजिक है। तब वैन सीधा कहता है कि उसके पास सिर्फ प्रोटेक्शन मैजिक है और वो कॉम्बैट में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये सुनते ही विलेजर्स थोड़े से उदास हो जाते हैं और वैन को भी थोड़ा सा बुरा लगता है। तभी एक विलेजर टैक्स के बारे में पूछता है और कहता है कि अभी 30% देना उसके लिए बहुत ही मुश्किल है। इस पर वैन तुरंत टैक्स कम करके 10% कर देता है, जिससे कि विलेजर्स बहुत ही खुश हो जाते हैं। उसके बाद वैन कहता है कि सबसे पहले हमें विलेज की सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग करनी होगी। वो स्पार्टा से पूछते हैं कि क्या वो जो वॉल बनाता है वो परमानेंट होती है।
स्पार्टा कहता है कि वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए होती है, फिर मिट्टी बन जाती है। तो वैन डिसाइड करता है कि बाद में स्ट्रॉन्ग वॉल बनाएगा, लेकिन अभी के लिए स्पार्टा से वॉल बनवाने को कहता है और तुरंत एक बड़ी सी वॉल विलेज के अराउंड बन जाती है, जिसे देखकर सब बहुत ही हैरान हो जाते हैं। उसके बाद वैन ट्रैप्स और पिटफॉल्स लगाने की बात करता है और डी कहता है कि वो ये काम संभाल लेगा। फिर वैन सब विलेजर से कहता है कि अगर सब मिलकर काम करे तो ये विलेज जल्दी बेटर बन सकता है। उसके बाद वैन जंगल में जाकर अपनी प्रोडक्शन मैजिक टेस्ट करता है। वो एक लकड़ी उठाता है और उसे अपनी मैजिक से तोड़कर पतले थ्रेड्स में बदल देता है, फिर उन्हें जोड़कर एक स्ट्रॉन्ग सा ब्लॉक बना देता है। टिल और कॉम उसे देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं और वैन कहता है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। तभी औरतों भी वहाँ पर आता है और उस ब्लॉक को काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पावरफुल अटैक भी उस ब्लॉक को डैमेज नहीं कर पाता। ये देखकर सब बहुत ही शॉक हो जाते हैं। उसके बाद वैन और भी चीजें बनाता है और उसे बिल्कुल थकान नहीं होती। वो आसानी से वुड से एक स्वॉर्ड भी बना देता है। कॉम उस स्वॉर्ड को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है, तो वैन उसे गिफ्ट कर देता है। फिर टिल भी उसे देखने लगती है, तो वैन उसे भी एक एक्स दे देता है, लेकिन टिल उस एक्स को देखकर बहुत ही खुश नहीं होती, क्योंकि वो थोड़ा सा स्कैरी डिजाइन का होता है। उस रात जब टिल और कॉम सो रहे होते हैं, हम वैन को देखते हैं जो कि कैंप फायर के पास बैठा होता है और उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती है। वो काफी थक चुका होता है। ट्रेवल और फाइट की वजह से वो ऊपर से कई दिनों से नहाया भी नहीं होता, इसलिए वो काफी गंदा फील कर रहा होता है। वैन सोचता है कि अगर मुझे इस विलेज को ठीक करना है तो सबसे पहले बेसिक फैसिलिटी बनानी होगी। अगले दिन वो एक ओपन जगह पर जाकर नोनो क्यूब से घर बनाना स्टार्ट करता है और सभी विलेजर्स उसे देखने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। वैन स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले स्ट्रॉन्ग पिलर बनाता है और फिर दीवारें और रूम्स बनाता है और लास्ट में रूफ लगा देता है और देखते ही देखते कुछ ही सेकंड में एक बड़ा सा मेंशन रेडी हो जाता है। ये देखकर सभी लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं और वैन खुश होता है कि उसके पास रहने के लिए अच्छा घर है। तभी लोग उसकी प्रोटेक्शन मैजिक की तारीफ करते हैं, लेकिन वैन कहता है कि ऑफेंसिव मैजिक ज्यादा बेटर होती है क्योंकि उससे लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। लेकिन टिल और काम कहते हैं कि वो वैन के टाउन में रहना पसंद करेंगे और स्पार्टा भी बोलता है कि शांति के टाइम पर वैन की एबिलिटी सबसे यूजफुल है। डी और औरतों भी उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुमने तो घर इतनी जल्दी बना दिया जितनी देर में हुसैन बोल्ट 100 मीटर भी नहीं दौड़ा था। वैन कहता है कि अगर वो लोग वुड लेकर आएंगे तो उनके लिए भी घर बना देगा, जिसे सुनते ही सब लोग बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं। विलेज चीफ भी पूछता है और सब विलेजर्स अपने टूटे हुए घरों की प्रॉब्लम बताते हैं। ये सब देखकर वैन समझ जाता है कि अब पूरे विलेज के घर बनाना उसके लिए काफी बड़ा है, थकाने वाला काम होने वाला है। वैन जानता होता है कि ये काम बहुत ही मुश्किल है, लेकिन वो अपने लोगों को निराश नहीं करना चाहता था और उनके घर वैसे भी कभी भी गिर सकते हैं, इसलिए वो सबसे कहता है कि अगर तुम लोग वुड ले आओ तो मैं तुम सभी के लिए घर बना दूंगा। और ये सुनते ही सभी विलेजर्स बहुत ही खुश हो जाते हैं। उसके बाद वैन एक साथ पूरा रेजिडेंटल एरिया बना देता है, जिसे देखकर सभी लोग उसकी स्किल पर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि सिर्फ पावर होना ही बड़ी बात नहीं होती, बल्कि वैन को प्लानिंग भी आती है। वैन बताता है कि उसने ग्रिड लेआउट का यूज किया है, जिसमें हर साइड पर घर और बीच में वाइड रोड्स हैं और अभी के लिए सभी के घर सेम है ताकि कोई झगड़ा ना कर सके। विलेजर्स उसके लिए इतने थैंकफुल होते हैं कि वो अपनी थोड़ी बहुत फसल भी उसे गिफ्ट में दे देते हैं। उसके बाद वैन अपने मेंशन के पास एक पब्लिक बात बनाता है, क्योंकि वो डेली नहाना चाहता है और सब लोग उस बात को देखकर बहुत ही क्यूरियस हो जाते हैं। टिल और ग्रीन हेयर वाली मेज प्यूरियल उसके साथ नहाने को बोलती है, लेकिन वैन शर्मा जाता है और मना कर देता है। पहले गर्ल्स नहाने के लिए जाती है और प्यूरियल टिल से कहती है कि वैन बाकी नोबल से बिल्कुल अलग है और वो बहुत ही काइंड है। उसके बाद बॉयज की बारी आती है और वैन कॉम के साथ बात में जाता है, जहाँ वो देखते हैं कि ट्रेनिंग की वजह से कॉम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। तभी डी और नाइट्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और हमेशा की तरह थोड़ा सा हंगामा कर देते हैं। दिन के एंड में वैन अपने रूम में आकर रेस्ट करता है और सोचता है कि आज का दिन काफी थकाने वाला था। अगले दिन जब वो उठता है तो देखता है कि नाइट्स ने विलेज के अराउंड एक ट्रेंच बना दी है और प्रोटेक्शन के लिए। ये देखकर वैन कहता है कि इसमें पानी भरना चाहिए और वैसे भी उन्हें ड्रिंकिंग, फार्मिंग और बाथ के लिए पानी की जरूरत है। इसलिए वैन डिसाइड करता है कि अब उनका नेक्स्ट गोल एक स्टेबल वाटर सोर्स बनाना होगा। फिर वो नियर बाई वाटर सोर्स ढूंढता है और स्पार्टा उस डायरेक्शन में एक छोटा सा कैनाल बना लेता है। इसके बाद डी और बाकी सभी लोग कैनाल को और बड़ा और लंबा करने लगते हैं और वैन उनके पीछे पीछे अपनी मैजिक से उनके वॉल्स को और स्ट्रॉन्ग बना रहा होता है ताकि पानी लीक ना हो। वैन नोटिस करता है कि डी बड़े मजे से मिट्टी को खोद रहा है और स्पार्टा कहता है कि अपनी एज के हिसाब से वो काफी एक्टिव है। कॉम और नाइट्स भी पूरी मेहनत कर रहे होते हैं और वैन सोचता है कि इस कैनाल को कंप्लीट होने में कम से कम 1 हफ्ता लग जाएगा, लेकिन वो डिसाइड करता है कि पानी लाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बेसिक फैसिलिटी होने के बाद यहाँ मर्चेंट्स भी आएंगे और सभी की लाइफ बेटर हो जाएगी। लेकिन शाम तक ही वो लोग आधा कंप्लीट कर देते हैं, जिसे देखकर वैन बहुत ही हैरान हो जाता है। वो सबको रोक देता है और कहता है कि अब बस करो, लेकिन डी कहता है कि अभी काम वो कर सकता है और वैन कहता है कि सब लोग तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है और बाकी सभी तो थक कर हिल भी नहीं पा रहे होते हैं। ये सुनकर डी भी मान जाता है और सब रेस्ट करने लगते हैं। अगले दिन वो कैनाल कंप्लीट कर देते हैं और सब लोग रिवर के पास जमा होते हैं उसे देखने के लिए। वैन स्पार्टा को बोलता है गेट खोलने के लिए और जैसे ही स्टोन हटाता है तो पानी कैनाल में बहने स्टार्ट हो जाता है। ये देखकर सब लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और विलेजर्स इतना सारा पानी देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। धीरे धीरे वो पानी
विलेज के अराउंड ट्रेंच में भी भर जाता है। लेकिन वैन को डर होता है कि बारिश में फ्लड ना आ जाए, इसलिए वो ये डिसाइड करता है कि विलेज के पीछे एक लेक बनाई जाएगी जो कि एक्स्ट्रा पानी का स्टोर करे। थोड़ी देर में वो लोग एक बड़ा सा लेक बनाते हैं और पूरा विलेज उसे देखने के लिए आ जाता है। विलेज चीफ वैन का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि अब उन्हें पानी के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद वैन विलेज की वॉल को और स्ट्रॉन्ग बना देता है और सब लोग कहते हैं कि अब कोई भी अटैक करे कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। लेकिन वैन फिर भी सेटिस्फाई नहीं होता और वो वॉल के ऊपर वेपन्स लगा देता है ताकि वो दूर से ही एनिमीज पर अटैक कर सके। वैन कहता है कि ये बस बेसिक है, लेकिन बाकी लोग कहते हैं कि ये सब देखने में बहुत ही पावरफुल और इम्प्रेसिव लग रहा है। सब लोग ये देखकर कहते हैं कि कोई भी उनके विलेज से पंगा लेने की हिम्मत नहीं करेगा। तभी स्पार्टा कहता है कि इसे विलेज कहना गलत होगा क्योंकि अब एक फोर्ट्रेस जैसा लगने लगा है। डी कहता है कि अगर जेल्पा को वैन की इसकी असली पावर का पता होता वो कभी उसे यहाँ भेजता ही नहीं, बल्कि वो तुरंत अपने उसे सक्सेसर बना देता। लेकिन स्पार्टा कहता है कि जेल्पा सिर्फ कॉम्बैक्ट पावर को ही इंपॉर्टेंस देता है और वो वैन की एबिलिटी को कभी भी नहीं समझ पाता। डी कहता है कि वैन के पास कॉम्बैक्ट पावर भी काफी है और वो किसी से भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। दोनों की बात थोड़ी सी सीरियस हो जाती है। तभी वैन उन्हें रोक देता है और कहता है कि हमें झगड़ा करने की बजाय अपनी लाइफ बेटर बनाने पर फोकस करना चाहिए। ये सुनकर डी हंसने लगता है और मान लेता है कि वैन जहाँ भी रहेगा एक ग्रेट रूलर बनेगा। वो कहता है कि एक दिन वैन अपने फादर से भी बहुत ही बड़ा किंगडम बना सकता है। लेकिन वैन को इस सब से ज्यादा भूख लग रही होती है और वो ब्रेकफास्ट करने लगता है जो कि टिल ने बनाया होता है। खाते वक्त वैन को पता चलता है कि उनके पास इंग्रेडिएंट्स और सीजनिंग की कमी है जिससे फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। स्पार्टा कहता है कि सिर्फ डिफेंसिंग स्ट्रॉन्ग करना इनफ नहीं है, उन्हें इनकम के बारे में भी सोचना चाहिए। वैन कहता है कि फर्नीचर और बेसिक चीजें वो मैनेज कर लेगा और विलेजर्स वेजिटेबल से काम चला लेंगे। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके फेवरेट डिजर्ट्स के लिए इंग्रेडिएंट्स नहीं है तो वो बहुत ही शौक हो जाता है और टिल की तरफ ऐसे देखता है जैसे उसने उसे धोखा दे दिया हो। तभी वैन डिसाइड करता है कि वो एक ऐसी इंडस्ट्री बनाएगा जिससे विलेज को पैसे भी मिले और सब कुछ मिल सके। वो सबसे आइडिया मांगता है जहाँ पर कॉम कहता है कि नैनो क्यूब्स बेच देते हैं, लेकिन वैन मना कर देता है क्योंकि उन्हें सिर्फ वही यूज कर सकता है। फिर टिल कहती है कि मॉन्स्टर हंट करके पैसा कमा सकते हैं, लेकिन वैन उस आइडिया को भी रिजेक्ट कर देता है क्योंकि ये काम सिर्फ एडवेंचरस और नाइट का है। स्पार्टा कहता है कि इस विलेज में कोई स्पेशल चीज ढूंढना मुश्किल है, इसलिए वैन खुद ही उसके बारे में सोचने लगता है। कुछ दिन बाद में वैन का सामना औरतों के ग्रुप के एक मोटे आदमी से हो जाता है जो कहता है कि तुम्हारे लोग अपने वेपन्स को यूज नहीं करते। ये सुनकर वैन थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है और कहता है कि वेपन्स दिखाने के लिए नहीं बल्कि यूज करने के लिए होते हैं। तभी वो मोटा आदमी एक शील्ड निकालता है जो कि ओर्क लेदर का बना होता है और कहता है कि ये काफी स्ट्रॉन्ग है और तुम लोग इस पर अटैक करके देख लो। कॉम थोड़ा सा हेजिटेट करता है लेकिन फिर भी वो अपनी कटाना से हल्का सा अटैक करता है, लेकिन अगले सेकंड शील्ड का एक और हिस्सा टूट जाता है जिसे देखकर सब लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। वो मोटा आदमी शॉक हो जाता है, उसका नया शील्ड भी इतनी आसानी से टूट गया और ऊपर से वैन बताता है कि ये स्वॉर्ड असली मेटल की नहीं बल्कि वुड की बनी हुई है। ये सुनकर वो आदमी रोने लगता है, लेकिन वैन तुरंत अपनी मैजिक से उस शील्ड को ठीक कर देता है। तभी वहाँ पर औरतों आ जाता है और वैन को रेयर और खरीदने का ऑफर देता है। वैन देखता है कि औरतों के पास एक कार्ट भरा हुआ है जिसमें कि आयरन, कॉपर, सिल्वर और थोड़ा सा गोल्ड भी होता है, लेकिन सबसे रेयर चीज मिथ्रिल ऑर्क होती है जिसे देखकर वैन थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है। औरतों बताता है कि विलेज के पास वाले माउंटेन्स में ये सब इजीली मिल जाता है, कोई ध्यान नहीं देता। ये सुनने के बाद वैन आयरन ओर पर काम करता है और उसे ही नैनो क्यूब में कन्वर्ट कर देता है। ये देखकर सब लोग बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं और वो मोटा आदमी वैन से स्वॉर्ड बनाने के लिए कहता है। वैन उसकी मदद करने के लिए मान जाता है और सबसे पहले एक स्वॉर्ड बनाता है जो कि स्ट्रॉन्ग, शार्प और देखने में बहुत ही अच्छी होती है। ये देखकर वो आदमी बहुत ही खुश हो जाता है और बाकी एडवेंचरस भी उस स्वॉर्ड को देखने के लिए उसके पास आ जाते हैं। उसके बाद वैन उसकी डिजाइन की एक स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड भी बना देता है जिसे देखकर सब लोग और भी इम्प्रेस हो जाते हैं। वैन के बनाए हुए स्वॉर्ड को देखकर एडवेंचरस बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि वो उनके लिए भी स्वॉर्ड बनाए। वैन उनके लिए स्वॉर्ड बनाने के लिए मान जाता है और तभी प्यूरल कहती है कि ये स्वॉर्ड काफी महंगी भी बिक सकती है। ये सुनने के बाद वैन मिथ्रिल ऑर्क के बारे में सोचता है और जब उसे चेक करता है तो पता चलता है कि ये बहुत ही रेयर है, लेकिन जंगल में मिलने का मतलब है कि यहाँ पर पास में कोई डंजन हो सकता है। वैन कहता है कि अगर डंजन मिल गया तो विलेज फेमस हो जाएगा और बहुत ही सारे लोग यहाँ पर आएंगे, लेकिन अभी विलेज इतने लोगों के लिए रेडी नहीं है और साथ ही दुश्मनों का भी कोई खतरा बढ़ जाएगा। तभी प्लूरल कहती कि वैन के फादर नाइट भेज देंगे, लेकिन वैन बताता है कि उसके फादर उसे यहाँ से हटा देंगे। इसलिए वैन पहले विलेज को डेवलप करना चाहता है और बाद में डंजन के बारे में बताना चाहता है। और तो उसके दोस्त भी डिसाइड करते हैं कि वो इस बात को सीक्रेट रखेंगे। उसके बाद वैन विलेज को और बेटर बना देता है, लेकिन टिल उसकी हेल्थ को लेकर परेशान होती है। तभी एक विलेजर आकर बताता है कि आर्मर्ड लिजार्ड मॉन्स्टर विलेज की तरफ आ रहा है। वैन तुरंत सभी को वॉल के अंदर जाने को कहता है और गेट्स को बंद करवा देता है। विलेजर्स बहुत ही डरे होते हैं, लेकिन वैन उन्हें मोटिवेट करता है कि हम
साथ में मिलकर जीत सकते हैं। सभी विलेजर्स लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। वैन उन्हें वॉल्स पर जाकर पोजीशन लेने को कहता है। तभी पता चलता है कि औरतों और उसकी पार्टी बाहर है, इसलिए वैन खुद लीड करने का डिसीजन लेता है और सबके साथ वॉल्स की तरफ बढ़ जाता है। टील आंखों में आंसू लेकर वैन का हाथ पकड़ लेती है। वैन उसे हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए वो खुद जाने की वजह डी को भेजता है ताकि वो सिचुएशन को देखकर उसे बताया। डी जैसे ही वॉल पर पहुंचता है तो सामने का सीन देखकर बहुत ही शॉक हो जाता है। वो बताता है कि लगभग 40 आर्मर्ड लिजार्ड विलेज की तरफ आ रहे हैं और वो बहुत ही बड़े हैं। ये देखकर डी पैनिक करने लगता है क्योंकि एक लिजार्ड को हराना ही बहुत ही मुश्किल होता है और यहाँ तो इतने सारे। तभी वैन उसको ऑर्डर देता है कि बलिस्टा में आयरन औरस लोड करके फायर करे। नाइट कहते हैं कि नॉर्मल वेपन्स इन पर काम नहीं करते, लेकिन डी डिसाइड करता है कि इस बार वो उस पर ट्रस्ट करेगा। वो सबको एरोस लोड करने के लिए कहता है और फायर का ऑर्डर देता है। जैसे ही एरोस लिजार्ड को लगते हैं तो पहले कुछ भी नहीं होता, लेकिन कुछ सेकंड के बाद वो लिजार्ड गिरने लगते हैं और सिर्फ पहले ही अटैक में 10 लिजार्ड गिर जाते हैं। और ये देखकर डी बहुत ही हैरान हो जाता है वैन के वेपन को देखकर। फिर वो सेकंड राउंड के लिए बोलता है, लेकिन एरोस बहुत ही कम बचे होते हैं। फिर भी वो फायर करवाता है। इस बार भी कुछ लिजार्ड्स गिर जाते हैं, लेकिन आधे बचे होते हैं और एरोस खत्म हो जाते हैं। डी ये बात वैन को बताता है। तभी वैन को याद आता है कि वुडन सोर्ड ने एक स्ट्रॉन्ग शील्ड को काट दिया था, इसलिए वो डी को कहता है कि वुडन एरोस को यूज करो। नाइट इस बात पर हंसते हैं क्योंकि वुड से कुछ नहीं होता, लेकिन डी सभी को चुप रहने के लिए कहता है और वैन पर ट्रस्ट करता है। फिर वो सबको वुडन एरो से अटैक करने का ऑर्डर देता है और जैसे ही वो अटैक करते हैं तो वुडन एरोस भी लिजार्ड को बहुत ही डैमेज कर देते हैं। वुडन एरोस काफी अच्छे होते हैं लिजार्ड को मारने के लिए क्योंकि वो सीधा उनके वेटल पार्ट पर लगते हैं। अब डी को पूरा यकीन हो जाता है कि अब उन्हें कोई नहीं हरा सकता। वो सभी विलेजर्स को फिर से एरोस लोड करने को कहने लगता है और सब मिलकर बचे हुए सभी लिजार्ड को खत्म कर देते हैं। इसके बाद डी जीत का ऐलान करता है और सभी विलेजर्स खुशी से चीयर करने लगते हैं। टिल भी वैन को जोर से हक कर लेती है और वैन खुद भी हैरान होता है कि उसके वेपन्स इतने पावरफुल कैसे निकले। वॉल पर नाइट्स भी कहते हैं कि इस फाइट में तो कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ और उनके पास एमओ भी बच गया है। डी सोचता है कि फाइट इतनी जल्दी खत्म हो गई, उसे थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन ये सब वैन की एबिलिटी की वजह से पॉसिबल हुआ। थोड़ी देर के बाद विलेजर्स औरतों की हेल्प से लिजार्ड की बॉडीज को प्रोसेस करने लगते हैं। औरतों उन्हें बताता है कि आइस, फैंग्स, स्किन और मैजिक कोर्स को सेल करना है और मीट को खाने के लिए स्टोर करना है। और ये भी कहता है कि नॉर्मली ये काम बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन वैन के बनाए गए नाइफ्स की वजह से सब कुछ आसान हो गया। तभी वैन वहाँ पर आता है और इतने सारे मीट को देखकर एक बड़ी सी पार्टी रखने का डिसीजन लेता है। रात को सब लोग मिलकर सेलिब्रेशन करते हैं और जमकर मीट खाते हैं। औरतों की पार्टी वैन को बताते कि उसके वेपन्स बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। ये सुनकर डी भी वैन से सोर्ड बनाने के लिए कहता है और बाकी नाइट्स भी उससे वेपन मांगने लगते हैं। वैन कहता है कि वो अभी बिजी है, लेकिन बाद में सबके लिए बना देगा। इसके बाद औरतों बताते हैं कि एक आर्मर्ड लिजार्ड काफी महंगा बिकता है और ये सुनकर वैन सोचने लगता है कि अब इतने पैसे का क्या करेगा। इसके बाद एस्पार्टा वैन को एक बुरी न्यूज देता है और कहता है कि अगर कोई विलेज 100 गोल्ड कॉइन से ज्यादा कमाता है तो उसका आधा टैक्स के रूप में देना पड़ता है। और ये सुनते ही वैन का मूड पूरा खराब हो जाता है और वो सोचता है कि क्या कोई टैक्स बचाने का तरीका है, लेकिन एस्पार्टा कहता है कि इतना बड़ा अमाउंट छुपाया नहीं जा सकता। और वैन और भी टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसे डर होता है कि अगर उसके फादर को इस विलेज की इंपॉर्टेंस पता चल गई तब वो उसे कहीं दूर भेज देंगे। तभी स्पार्टा को एक आइडिया आता है और वो रिपोर्ट म्यूरिया को कर सकते हैं जालपा की वजह। इससे वो क्रेडिट वैन के भाई को दे सकते हैं और इस तरीके से वो यहाँ पर ज्यादा टाइम रह सकते हैं। अगले दिन वो मर्चेंट्स विलेज में आ जाते हैं और इतनी बड़ी वॉल्स को देखकर बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी वैन गेट पर उनका वेलकम करता है। वो वैन को पहचान लेते हैं और बहुत ही हैरान हो जाते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। वो अपना नाम बिली और रेंगो बताते हैं और वैन उन्हें अंदर ले आता है। जैसे ही वो वेयर हाउस देखते हैं तो इतना सारा मटेरियल देखकर बहुत ही शॉक हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता है कि एक छोटा सा विलेज इतने मोस्टर को हरा सकता है। लेकिन वैन सीधा पूछता है कि क्या वो ये सब खरीदेंगे। मर्चेंट्स तुरंत हाँ बोल देते हैं और कहते हैं कि उन्हें सब कुछ अरेंज करने के लिए 1 महीना लगेगा। वैन मान जाता है और उन्हें फ्री में थोड़ा सा मीट भी दे देता है। उसके बाद उन्हें अपने वेपन्स दिखाता है जिसे देखकर वो और भी इम्प्रेस हो जाते हैं और बिना बार्गेनिंग किए प्राइस के लिए मान जाते हैं। लेकिन जब वैन उनसे प्रमोशन के लिए कहता है तो वो हेजिटेट करते हैं। तब वैन समझ जाता है कि उस बिजनेस को छुपाना चाहते हैं, लेकिन वैन उन्हें समझाता है कि ये सीक्रेट ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। इसलिए वो उन्हें एक और आइडिया देता है कि वो लोग यही विलेज में अपनी शॉप खोल लेंगे जिससे कि उन्हें और भी ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। मर्चेंट्स भाई वैन का ऑफर तुरंत मान लेते हैं और उसके सामने झुककर उसका शुक्रिया करते हैं। वैन उन्हें कहता है कि वो तुरंत अपनी शॉप बनाना स्टार्ट करें और फिर वो उनके लिए एक जबरदस्त शॉप बना देता है जैसा कि वो हमेशा से चाहते थे। कुछ ही देर के बाद वैन के पास 2 नए गेस्ट आ जाते हैं। एक होती है एक नोबल लड़की और उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग नाइट भी होती है। नाइट थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती है और कहती है कि वो चेक करेगी कि वैन सच में जीनियस है या नहीं। इधर स्पार्टा वैन को बोलता है जिस स्पीड से विलेज डेवलप हो रहा है जल्दी ये सिटी बन जाएगा, इसलिए वैन को 10,000 लोगों के लिए प्लानिंग करनी होगी। वैन डिसाइड करता है कि वो एक स्टार से फोर्ट्रेस बनाएगा जिससे एनिमीज को अटैक करने में काफी मुश्किल होगी। स्पार्टा को ये आइडिया बहुत ही पसंद आता है। तभी वहीं पर नाइट अंदर आ जाती है और बताती है कि पड़ोसी टेरिटोरी से लोग आए हैं। जब वैन उन्हें मिलता है तो वही नोबल लड़की और नाइट निकलते हैं। नाइट अपना नाम मीरा बताती है और लड़की अपना नाम आर्ट बताती है। वैन उन्हें बैठने को कहता है। मीरा सीधा पूछती है
कि क्या वैन जानना चाहता है कि वो यहाँ पर क्यों आए। वैन कहता है कि वो उसे जज करने के लिए आए हैं और ये सुनकर मीरा हंसने लगती है क्योंकि वो सही बोल रहा है। फिर वो बताती है कि उन्हें लगता है कि वैन यहाँ पर अपने फादर के कहने पर आया है ताकि उनकी टेरिटरी पर कब्जा कर सके, लेकिन वैन बताता है कि उसे यहाँ पर बस एग्जाइल किया गया है और उसका वॉर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मीरा को उसकी बात पर यकीन नहीं होता क्योंकि इतने कम टाइम में वैन ने विलेज को बहुत ही अच्छा डेवलप कर दिया और उसे लगता है कि वैन के पास एक बहुत ही बड़ी आर्मी भी होगी। मीरा की बात को सुनकर वैन जोर से हंसने लगता है और फिर उससे माफी मांगकर बताता है कि उसे घर से निकाल दिया गया था और जब वो जा रहा था तब कोई भी उसे बाय बोलने के लिए नहीं आया। ये सुनकर मीरा बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है और डी और एस्पार्टा के बारे में पूछती है। तब डी बताता है कि वो अपनी मर्जी से वैन के साथ आया है और एस्पार्टा कहता है कि वो रिटायर हो चुका है और वो वैन की मदद कर रहा है। साथ ही वो कहता है कि वैन सभी के साथ अच्छा बर्ताव करता है इसलिए वो उसके साथ रहना चाहता है। लेकिन मीरा को अभी भी यकीन नहीं होता है कि इतना डेवलपमेंट कैसे हुआ। तब वैन उन्हें एक डेमो दिखाने का डिसाइड करता है। वो बाहर जाकर एस्पार्टा से एक मिट्टी की वॉल बनवाता है, फिर वो अपने मैजिक से उसे स्ट्रॉन्ग कंक्रीट मैजिक में बदल देता है। साथ ही एक गेट भी बना देता है और ये देखकर मीरा और आर्ट दोनों बहुत ही शौक हो जाते हैं। और वैन बताता है कि उसके पास प्रोडक्शन मैजिक है जिसे सब बेकार समझते हैं इसलिए उसे एक्साइल कर दिया गया था। इसके बाद मीरा अपना असली काम बताती है। वो कहती है कि वो आर्ट की शादी का रिश्ता लेकर आई है ताकि फ्यूचर में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। वैन मना कर देता है क्योंकि वो शांति से रहना चाहता है। लेकिन मीरा अब वैन से काफी इम्प्रेस हो चुकी होती है और वो उनकी तारीफ करने लगती है। यहाँ तक कि वो मजाक में कहती है कि अगर पॉसिबल होता है तो वो खुद वैन से शादी कर लेती है। ये सुनकर वैन थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है। फिर मीरा आर्ट से पूछती है कि क्या वो वैन से शादी करना चाहता है। आर्ट शर्मा जाती है और कहती है कि वैन अच्छा लड़का है लेकिन उसने अभी शादी करने के बारे में नहीं सोचा। वैन आर्ट से कहता है कि वो आराम से डिसीजन ले ले क्योंकि ये उसकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट फैसला है। मीरा कहती है कि वो लोग आज रात को यहीं पर रुकेंगे और ये सुनकर वैन थोड़ा सा शौक हो जाता है लेकिन फिर भी उनके लिए एक दिन इन बना देता है। उसके बाद सब लोग डिनर करते हैं और वैन आर्ट के बारे में जानने की कोशिश करता है। आर्ट बताती है कि उसे क्यूट चीज पसंद है जैसे कि फ्लावर्स और डॉल्स। वैन उसकी बात को ध्यान से सुनता है और आर्ट बहुत ही खुश होती है। बाद में वैन उन दोनों को इन तक छोड़ देता है। जब मीरा उन्हें अकेला छोड़ देती है आर्ट शर्मा कर वैन को गुड बाय बोलकर अपने रूम में चली जाती है। उसके बाद वैन वापस आता है जहाँ पर एस्पार्टा बताता है कि शायद से आर्ट भी एक्साइल हुई है। ये सुनकर वैन डिसाइड करता है कि चाहे शादी हो या ना हो वो आर्ट को यहाँ पर रहने देगा। अगले दिन टील वैन को बुलाती है। वैन वहाँ पर पहुँचता है तो देखते हैं कि सब लोग लेक के पास खड़े हैं जो लेक उसने खुद बनाया होता है और सब ने उसका नाम उसके नाम पर रखा होता है। ये सुनकर वैन थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करता है। फिर डी उसे बताता है कि प्रॉब्लम क्या है। लेक के अंदर एक मरमेड छुपी हुई है। एस्पार्टा बताता है कि मरमेड्स नॉर्मली इंसानों से दूर रहते हैं इसलिए किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर कैसे आ गई। वैन उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो मरमेड उसकी बात का जवाब नहीं देती। वैन सोचते है कि शायद से मरमेड उसकी बात को नहीं समझ पा रही इसलिए वो एक नया आइडिया लगाता है और टील से कहते है कि कुछ मीट को ले आओ और जैसे ही रोस्टेड मीट आता है मरमेड तुरंत उसकी तरफ जाती है। वो पूछती क्या वो इसे खा सकती है। वैन कहता है कि हाँ ये सब तुम्हारा है। जैसे ही वो मीट को खाती है उसे पता चलता है कि ये आर्मर्ड लिजार्ड का मीट है। वो पूछती कि उन मोस्टर को किसने मारा। वैन बोल पाता उससे पहले सब विलेजर्स बोल देते हैं कि वैन ने ही सबको हराया है। ये सुनकर मरमेड तुरंत वहाँ से चली जाती है। वैन सोचता है कि वापिस से आएगी या नहीं लेकिन एस्पार्टा कहता है कि शायद से नहीं। लेकिन नेक्स्ट डे पूरा मरमेड क्लैन वहाँ पर आ जाता है। ये देखकर वैन बहुत ही शौक हो जाता है। तब उनका लीडर आगे आता है और वैन का शुक्रिया अदा करता है। वो पूछते हैं कि क्या सच में वैन ने ही लिजार्ड को हराया है। वैन हाँ कहता है लेकिन टीम वर्क की बात कोई नहीं सुनता। सब लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। तभी मरमेड किंग वैन को हीरो डिक्लेयर कर देता है और कहता है कि वो अपनी बेटी लाडा की शादी उससे करवाना चाहता है और ये सुनकर वैन बहुत ही शौक हो जाता है। किंग कहता है कि फ्यूचर में लाडा बहुत ही अच्छी होगी लेकिन वैन कहता है कि अभी वो सिर्फ एक छोटी बच्ची है और उसे शादी का मतलब भी नहीं पता। तब वैन पूछते है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस पर मरमेड किंग बताता है कि आर्मर्ड लिजार्ड ने उनके एरिया में बहुत ही सारे नुकसान किया है और उनके ट्राइब के काफी लोगों को मार दिया है। मरमेड किंग बताता है कि वो अपनी बेटी की शादी किसी भी हीरो से करना चाहता है जो कि उन्हें बचा सके। वैन उनकी बात समझ जाता है और कहता है कि इसके लिए शादी की कोई जरूरत नहीं है। वो बिना किसी कंडीशन की उनकी हेल्प करेगा और कहता है कि लाडा बड़ी होकर जिसे चाहे उससे शादी करे। ये सुनकर मरमेड किंग बहुत ही खुश हो जाता है और पूछते हैं क्या वो लेक में रह सकते हैं। वैन तुरंत मान जाता है और उनके लिए लेक के बीच एक घर बना देता है। मरमेड वहाँ पर रहकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। तभी स्पार्टा सीवेज का इशू याद दिलाता है। वैन उन्हें सिस्टम समझाता है जिस पर मरमेड किंग बताता है कि वो लोग वाटर पावर से हेल्प करेंगे। इससे वैन का नाम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। तभी आर्ट और मीरा वहाँ पर आती है और मरमेड्स को देखकर बहुत ही शौक हो जाती है। मरमेड किंग वैन को अपना दामाद बोल देता है। ये सुनकर दोनों लड़कियां और भी शौक हो जाती है। आर्ट को लगता है कि वैन ने चुपके से शादी कर ली। तभी लाडा खुद को वैन की वाइफ बोल देती है। इससे सिचुएशन और भी ऑकवर्ड हो जाती है। नेक्स्ट डे वैन आर्ट को बोटिंग पर ले जाता है ताकि सब कुछ क्लियर कर सके लेकिन आर्ट कहती है कि उसे सब कुछ पता चल चुका है। वो वैन की तारीफ करने लगती है। तभी लाडा वहाँ पर आती है और जेलस हो जाती है और बाकी मरमेड बच्चे भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो वैन को मीट लोड कहकर टीज करने लगते हैं। इसी बीच आर्ट गिरकर वैन के ऊपर आ जाती है। ये देखकर लाडा और भी जेलस हो जाती
है और वैन से पूछती कि ये लड़की उसके हस्बैंड के साथ क्या कर रही है। वैन कहता है कि उनकी शादी हुई ही नहीं है और ये सुनकर लाडा गुस्सा होकर पानी में चली जाती है और बाकी मरमेड बच्चे वैन पर चिल्लाने लगते हैं। मरमेड बच्चे बोट को जोर जोर से हिलाने लगते हैं, जिससे आर्ट डर कर वैन को पकड़ लेती है। वैन उन्हें मीट देकर मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग नहीं मानते। थोड़ी देर के बाद मरमेड किंग खुद वहाँ पर आ जाता है और गुस्से में वैन से पूछते है कि वो किसी और लड़की के साथ क्या कर रहा है। आर्ट ये सुनकर डर जाती है, लेकिन वैन साफ साफ कहता है कि उसने लाडा से शादी के लिए हाँ नहीं बोला है। लेकिन मरमेड किंग उसकी बात को नहीं मानता और वो एक कंपटीशन चैलेंज कर देता है। कहता है कि अगर मरमेड्स जीत गए तो वैन को लाडा से शादी करनी होगी। वैन मना करने ही वाला होता है, तभी डी उसकी तरफ से चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। स्पार्टा और मीरा भी इस बात से एग्री कर जाते हैं और वैन मजबूरी में हाँ बोल देता है। फिर डिसाइड होता है कि 3 इवेंट्स होंगे और वैन को पहला गेम चूज करने का चांस मिलता है। वैन वाटर पोलो गेम को चूज करता है, जो दोनों साइड के लिए नया होता है। फिर वो एक पुल बनाता है और सबको रूल समझाता है। गेम स्टार्ट होता है, जहाँ पर मीरा और टिल विलेज की तरफ से खेलते हैं और लाडा और उसके फादर मरमेड की तरफ से। जैसे ही गेम स्टार्ट होता है, मरमेड्स तुरंत लीड ले लेते हैं और धीरे धीरे ह्यूमंस पर भारी पड़ने लगते हैं। हाफ टाइम तक स्कोर को देखकर टिल भी होप खोना शुरू कर देती है। मीरा ये बात सुनते ही बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और टिल से कहती है कि क्या तुम्हारी वैन के लिए लॉयल्टी इतनी से चैलेंज से टूट जाएगी। उसकी बात सुनते ही टिल भी बहुत ही मोटिवेट हो जाती है और दोनों मिलकर सेकंड हाफ में मरमेड से पॉइंट्स वापस लेने लगते हैं। मैच धीरे धीरे इतना इंटेंस हो जाता है कि दोनों टीम्स मैच पॉइंट पर आ जाते हैं और सब कुछ लास्ट पॉइंट पर डिपेंड करता है। तभी मीरा मरमेड किंग के स्पाइक को ब्लॉक करने के लिए जंप करती है, लेकिन वो उसे पार कर देता है और टिल भी डिफेंड नहीं कर पाता। उसके बाद मरमेड्स लास्ट राउंड पर जीत जाते हैं और टिल उदास हो जाता है, लेकिन मीरा फिर भी होप नहीं छोड़ती। ये देखकर वैन को बहुत ही अजीब लगता है। तभी मरमेड किंग सेकंड गेम अनाउंस करता है, जो कि एक स्विमिंग रिले गेम होता है। वैन समझ जाता है कि पानी में मरमेड को हराना मुश्किल है। डी कॉन्फिडेंटली टीम में आता है और काम को भी ज्वाइन कर लेता है। रेस स्टार्ट होती है, जहाँ पर लाडा तुरंत लीड ले लेती है और काम उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो पानी के अंदर जाकर और फंस जाती है। जैसे ही काम डी को टैग करता है, वहाँ से गेम बदल जाता है, क्योंकि डी बटरफ्लाई स्ट्रोक का यूज करके अपनी फुल पावर को लगा देता है। वो इतनी स्पीड से स्विम करता है कि मरमेड को पीछे छोड़ देता है और रेस जीत जाता है। ये देखकर सब बहुत ही हैरान हो जाते हैं और मरमेड किंग को यकीन नहीं होता है कि वो स्विमिंग में हार गया। उसके बाद वो वैन के पास आता है और फाइनल गेम चूज करने को कहता है। वैन एक सिंपल सा आइडिया देता है और शेफ्ड आइस ईटिंग कॉन्टेस्ट अनाउंस करता है, जिसमें वो खुद पार्टिसिपेट करेगा। फिर वो पत्थर मांगता है और तभी आर्ट अपना हाथ उठा देती है, जिसे देखकर सब बहुत ही हैरान हो जाते हैं। सभी लोग मरमेड के घर पर इकट्ठा हो जाते हैं, जहाँ पर 4 पार्टिसिपेंट के हाथ में शेफ्ड आइस के बड़े बॉल्स होते हैं। वैन ये देखकर सोचता है कि ये थोड़ा ज्यादा ही बड़ा है, जबकि मीरा आर्ट से कहती कि अभी भी चांस है, तुम मेरी जगह पर आ सकती हो। लेकिन आर्ट मना कर देती है और कहती कि अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए लड़ना नहीं छोड़ेगी। जैसे ही सिग्नल मिलता है, सब लोग एक साथ शेफ्ड आइस करना शुरू कर देते हैं और तुरंत सभी का ब्रेन फ्रीज होने लगता है। लेकिन मरमेड किंग हार नहीं मानना चाहता और वो दर्द को इग्नोर करके खाना जारी रखता है और लाडा भी उसका साथ देती है। ये देखकर वैन को लगता है कि अब वो हार जाएंगे, लेकिन तभी आर्ट अपना ब्रेन फ्रीज कंट्रोल कर लेती है और धीरे धीरे खाना शुरू करती है। उसे देखकर वैन को भी हिम्मत मिलती है और वो फिर से स्पीड को पकड़ लेता है। फिर कुछ देर के इंटेंस कंपटीशन के बाद वैन और आर्ट अपने बॉल्स फिनिश कर देते हैं और जीत जाते हैं। मरमेड किंग हार मान लेता है, लेकिन फिर भी वैन को अपना दामाद कहकर चला जाता है और वैन बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये सब क्या हुआ और क्यों हुआ। तभी वैन के पेट में दर्द होने लगता है, क्योंकि उसने बहुत ही ज्यादा आइस खा ली होती है और सब उसके पास आ जाते हैं। दूसरी तरफ मीरा आर्ट की तारीफ करती है, लेकिन वो अंदर ही अंदर सोच रही होती है कि वैन को सबका इतना प्यार कैसे मिलता है। उसे अपना पास्ट याद आता है, जहाँ पर बचपन में उसके पेरेंट्स ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। उसकी माँ ने भी उसे छोड़ दिया था और उसके पास सिर्फ उसकी मेरिनोइट मैजिक थी, जिससे कि वो पपेट्स को कंट्रोल कर सकती थी। लेकिन लोग उसकी पावर को अच्छा नहीं बल्कि बुरा समझते थे और सब उसे इग्नोर करते रहते थे। आखिर में उसके फादर ने उसकी शादी एक अननोन विलेज के लॉर्ड से करने का फैसला किया। लेकिन जब वो वैन से मिली तो वो एक अच्छा इंसान निकला, जो कि सबका ख्याल रखता है और वो सब उसे पसंद करते हैं। आर्ट वैन को देखकर डिसाइड करती है कि अपनी पपेट्री मैजिक में और पार्टिसिपेट करेगी। एक दिन सब लोग उसे भी पसंद करेंगे। अगले दिन वैन सभी विलेजर्स कंस्ट्रक्शन के लिए काम इकट्ठा करवाता है और उन्हें मोटिवेट करता है कि रात में बारबेक्यू पार्टी होगी। तभी आर्ट वहाँ पर आती है और वैन से कहती है कि उसका काम देखना चाहती है ताकि उसकी तरह बन सके। कुछ ही टाइम में वैन अपनी ड्रीम सिटी के लिए एक स्टार शेप का बड़ा सा फोर्ट्रेस वॉल बना देता है, जिसे देखकर आर्ट बहुत ही हैरान हो जाती है। वो उससे पूछती कि इतना बड़ा और स्ट्रॉन्ग वॉल सिर्फ 2 हफ्तों में कैसे बना लिया। लेकिन वैन इसका क्रेडिट सभी विलेजर्स को दे देता है। मीरा भी उससे इम्प्रेस होती है, लेकिन वैन उसकी ग्रेविटी मैजिक से इक्वल इम्प्रेस होता है। फिर वैन बताता है कि जैसे जैसे लोग उसकी एरिया में आएंगे और वो हाउसेस और शॉप्स बनाएगा। मीरा कहती कि वो उससे जेलस है, क्योंकि उसका भी अपना सपना है कि अपनी लैंड ओन करे और वो डिसाइड करती कि नेक्स्ट बैटल में ग्लोरी कमाकर वो अपनी लैंड लेगी। तभी वो फोर्ट्रेस के ऊपर लगी एक बड़ी सी बैलिस्टा के बारे में पूछती है और वैन बताता है कि ये उसका अपग्रेड वर्जन है, जो कि पहले से ज्यादा पावरफुल है। मीरा उसे एक्शन में देखना चाहती है और वैन तुरंत कॉम को टेस्ट शूट फायर करने को कहता है। जैसे ही एरो छोड़ा जाता है, वो बहुत ही दूर जाकर गिरता है और एक बड़ा सा एक्सप्लोजन जैसा
इम्पैक्ट करता है, जिसे देखकर सभी बहुत ही हैरान हो जाते हैं। वैन रिजल्ट को देखकर खुश होता है और कहता है कि ऐसी 100 बलिस्टा से वो अपना एरिया इजीली प्रोटेक्ट कर सकता है। ये देखकर मीरा तुरंत उसे एक बलिस्टा खरीदने की बात करती है और कहती है कि उन्हें कोई भी प्राइस देने को रेडी है, लेकिन वैन मना कर देता है। और तब मीरा कहती है कि उसके बदले में वो कोई भी फेवर करेगी और ये सुनते ही वैन मान जाता है। वैन मीरा से कहता है कि वो अपना फेवर बाद में ले लेगा और उससे पूछता है कि वो इतनी बड़ी बलिस्टा को कैसे ले जाएगी। मीरा कहती है कि वो कैरेज को अरेंज कर लेगी और बोट्स वो अपने यहाँ बना लेगी। तभी के उससे कहता है कि उसे वैन के बनाए हुए बोट्स भी ले जाने चाहिए, लेकिन मीरा को समझ नहीं आता कि क्यों। फिर के वैन की बनाई हुई स्वॉर्ड दिखाता है, जिसे देखकर मीरा को वो नॉर्मल लगती है। तब के उससे कहता है कि कोई ऐसी वेपन दिखाओ जिसे टूटने से तुम्हें फर्क ना पड़े, और मीरा अपनी एक स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड निकालती है। जैसे ही काम उस स्वॉर्ड पर अटैक करता है तो नेक्स्ट मोमेंट वो स्वॉर्ड सीधा 2 टुकड़ों में कट जाती है। ये देखकर मीरा बहुत ही शॉक हो जाती है और पूछती है ये कौन सी स्पेशल मटेरियल से बनी हुई है, लेकिन काम बताता है कि सिंपल आयरन से बनी हुई है पर वैन ने बनाया है, इसलिए ये इतनी पावरफुल है। वैन बताता है कि बलिस्टा की बोट्स भी इसी तरीके से बनाए गए हैं जो आर्मर्ड मोस्टर को भी इजीली प्राइस कर सकते हैं। ये सुनते ही मीरा तुरंत वैन से बोट्स भी मांग लेती है और वैन भी खुशी खुशी उसे डील को देने को मान जाता है। तभी अचानक से वैन को दूर से चीखने की आवाज सुनाई देती है और वो देखता है कि औरतों और उसकी पार्टी भागते हुए आ रहे होते हैं। वो सबको बताते हैं कि उनके पीछे एक बहुत ही बड़ा खतरा आ रहा है और सबको तुरंत भागना चाहिए। कुछ ही सेकंड में जंगल में एक ह्यूज ड्रैगन बाहर आता है, जिसे देखकर सब लोग बहुत ही डर जाते हैं। औरतों वैन से कहता है कि वो विलेजर्स को सेफ जगह पर ले जाए, जबकि वो ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन वैन बहुत ही कंफ्यूज होता है कि क्या ये सही प्लान है या नहीं। तभी मीरा आगे आती है और कहती है कि हमें फाइट करनी होगी, वरना ड्रैगन बाद में हम सभी पर अटैक करेगा। ये सुनने के बाद वैन डिसीजन लेता है और औरतों को कहता है कि वो ड्रैगन को विलेज की तरफ लेकर आए ताकि वो बलिस्टा से उस पर अटैक कर सके। साथ ही मीरा सिचुएशन संभाल लेती है और विलेजर्स को बलिस्टा के पीछे पोजीशन लेने को कहती है और आर्ट को वहाँ से सेफ जगह पर भेजने को बोलती है। फाइट से पहले वैन आर्ट के पास जाता है और उससे माफी मांगता है कि उसने उसे इतनी डेंजरस सिचुएशन में ला दिया। वो बताता है कि वो लोग एक मिड लेवल ड्रैगन से लड़ रहे हैं जो कि काफी पावरफुल है, लेकिन मीरा और उनके वेपन्स की वजह से वो जीत सकते हैं और आर्ट उसे बेस्ट ऑफ लक बोलती है। और वैन टील को कहता है कि आर्ट को सेफली विलेज तक ले जाए और रास्ते में डी और उसकी टीम को भी बुला ले। दूसरी तरफ औरतों की पार्टी फोर्ट्रेस की तरफ भाग रही होती है और वैन सभी को ऑर्डर देता है कि ड्रैगन के विंग्स पर एम करो ताकि वो ग्राउंड पर ही हरा सके। तभी औरतों का एक साथ ही गिर जाता है और ड्रैगन उसके बिल्कुल पास आ जाता है। फैटी ड्रैगन का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए अपनी शील्ड भेजता है और फिर डैगर फेंकता है, जिससे कि ड्रैगन उसके पीछे पड़ जाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है, लेकिन अपनी पार्टी को आगे जाता हुआ देखकर वो घबरा जाता है। तभी वैन उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है और विलेजर्स को फायर करने का ऑर्डर दे देता है, लेकिन ड्रैगन आसानी से सब अटैक को डॉज कर लेता है, जिससे कि वैन को समझ में आ जाता है कि सिचुएशन उनके अगेंस्ट जा रही है। तभी मीरा सभी को पीछे हटने को कहती है और खुद ड्रैगन का सामना करती है। वैन समझ जाता है कि मीरा एक पावरफुल मेज है और फिर मीरा एक बड़ा सा फायरबॉल बनाकर ड्रैगन पर अटैक कर देती है। अटैक लगते ही ड्रैगन जमीन पर गिर जाता है और सब लोग उसकी पावर को देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं, लेकिन ड्रैगन अब भी जिंदा होता है और भी ज्यादा गुस्से में उठता है। वैन समझ जाता है कि ड्रैगन को हराना इतना इजी नहीं है और वो सभी को ऑर्डर देता है कि जब वो उड़े तो अटैक करे। कुछ अटैक्स मिस हो जाते हैं, लेकिन उसके विंग्स डैमेज कर देते हैं, जिससे कि वो उड़ नहीं पाता। वैन को लगता है कि अब फाइट इजी हो जाएगी, लेकिन ड्रैगन ग्राउंड पर ही उड़ते ही फास्ट हो जाता है और सीधा फोर्ट्रेस की तरफ चार्ज कर देता है। इसके बीच एडवेंचरस गेट तक पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो अंदर आते हैं वेन गेट को बंद करने का डिसीजन लेता है। तभी ड्रैगन उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और मीरा तुरंत फायर जलेन से उस पर अटैक करती है। ड्रैगन उसे डोज कर लेता है, लेकिन मीरा उसके अटैक को कर्व करके पीछे से हिट कर देती है, जिससे कि वो फिर से जमीन पर गिर जाता है। फिर भी वो डिफीट नहीं होता और मीरा समझ जाती है कि अब अंदर जाकर सीरियस फाइट के लिए प्रिपेयर करना होगा। वैन सब विलेजर्स को वापिस से भेज देता है, लेकिन तभी ड्रैगन अपने जले हुए विंग्स के साथ और भी गुस्से में फोर्ट्रेस पर बढ़ जाता है और एक बलिस्टा को तोड़ देता है। वैन बहुत ही हैरान हो जाता है कि इसमें अभी इतनी एनर्जी कैसी है। तभी स्पार्टा आगे आता है। वो ड्रैगन को रोकने के लिए एक बड़ा सा रोक अटैक करता है, जिससे कि ड्रैगन कुछ टाइम के लिए दब जाता है और स्पार्टा आराम से वापस आ जाता है। वैन उसे जल्दी से आने को कहता है, लेकिन वो कहता है कि अब वो बूढ़ा हो गया है, इसलिए भाग नहीं सकता। कि उसके साथ रुकता है और वैन विलेज की तरफ बढ़ता है और सोचता है कि ड्रैगन की उठने से पहले कुछ करना होगा। तभी वो मीरा को देख लेता है और उससे हेल्प मांगता है और कहता है कि अब उसका फेवर यूज करेगा। वो प्लान बताता है कि जैसे ड्रैगन विलेज तक आएगा मीरा उसे ग्राउंड पर पिन करे और सब लोग मिलकर बलिस्टा से अटैक करें। मीरा मान जाती है, लेकिन तभी ड्रैगन फिर से उठ जाता है। वैन को समझ में आता है कि उन्हें थोड़ा सा और टाइम चाहिए। तभी डी अपनी टीम के साथ वहां पर आ जाता है और बिना डरे ड्रैगन पर अटैक कर देता है, लेकिन ड्रैगन उसका अटैक ब्लॉक करके अपनी टेल से सभी को गिरा देता है। सिचुएशन और भी डेंजरस हो जाती है। तभी स्पार्टा फिर से एक बड़ा सा अर्थ वॉल बना देता है जो कि ड्रैगन को दबा देता है। डी अपने सभी लोगों को रिट्रीट करने का ऑर्डर देता है, लेकिन ड्रैगन तुरंत ही वापस उठ जाता है। तब वैन समझ जाता है कि अब फाइट खत्म
करने का टाइम आ चुका है और वो मीरा को अटैक करने के लिए कहता है। मीरा अपनी सबसे पावरफुल फायरबॉल बनाकर ड्रैगन पर अटैक करती है, जिससे कि एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। ड्रैगन दर्द से चीखने लगता है और वैन तुरंत विलेजर्स को फायर करने का ऑर्डर देता है। सभी मिलकर अटैक करते हैं और ड्रैगन फाइनली गिर जाता है, लेकिन डी शोर होने के लिए उसके पास आता है। तभी ड्रैगन अपनी लास्ट स्ट्रेंथ से उस पर अटैक करता है, लेकिन डी साइड हो जाता है और ये एक ही अटैक में उसका सर काट देता है। इसके साथ ही वैन अनाउंस करता है कि वो जीत गया और पूरा विलेज खुशी से चीयर करने लगता है। तभी टिल और मीरा भी वहाँ पर आ जाते हैं और मीरा वैन को ड्रैगन को हराने के लिए कांग्रेचुलेट करती है। वो कहती है कि ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि आम विलेजर्स तो ड्रैगन के सामने टिक भी नहीं पाते हैं। वो बताते हैं कि इस जीत में स्पार्टा और डी का भी बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट वैन के वेपन्स है। फिर भी वैन सेटिस्फाई नहीं होता और डिसाइड करता है कि वो अपने बलिस्टा को और अपग्रेड करेगा। उसके बाद मीरा कहती है कि अब ड्रैगन स्लेइंग सेरेमनी होनी चाहिए, क्योंकि ड्रैगन को हराना सबसे बड़ा होनर की बात है। सेरेमनी शुरू होती है, जहाँ पर मीरा सभी को बताती है कि इस फाइट के सबसे बड़े हीरोज डी और स्पार्टा और वैन है। डी ने ड्रैगन का सर काटा, स्पार्टा ने उसे कंट्रोल किया और वैन ने पावरफुल वेपन्स बनाए। ये सब सुनकर वैन थोड़ा सा साय हो जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर खुश भी होता है। और मीरा सोचती है कि उसने अपनी लाइफ में बहुत ही लोग देखे, लेकिन वैन जैसा कोई नहीं है। मीरा अपने पास्ट को याद करती है, जहाँ पर उसकी फायर मैजिक टैलेंट पता चलने के बाद उसकी फैमिली ने उसे पैसे के लिए दूसरे नोबल को दे दिया था। उसके बाद उसने बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग की और सिर्फ 16 साल की एज में ही नाइट कमांडर बन गई और कई बैटल्स को जीतकर उसने अपना नाम बना लिया। एक दिन कोड फेर्डिनेंड उसे बुलाता है और आर्ट को एक दूर के विलेज में शादी के लिए सेफली जाने को कहता है। शुरू में मीरा को ये सब जरूरत से ज्यादा लगती है, लेकिन फिर वो आर्ट के साथ निकल पड़ती है। रास्ते में आर्ट उससे पूछती है कि क्या उसे इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि उसे यूजलेस है, लेकिन मीरा उसे समझाती है कि उसके सिबलिंग्स की भी शादी हो चुकी है, इसलिए अब उसकी बारी है। ये सुनकर मीरा को आर्ट के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है, क्योंकि वो अभी छोटी एज में ही अपना घर छोड़ चुकी थी। लेकिन जब वो वैन से मिलती है तो वो बहुत ही हैरान हो जाती है, क्योंकि वैन एक बहुत ही अच्छा इंसान है और अलग इंसान होता है। वो खुश होती है कि आर्ट उससे शादी करेगी। तभी मीरा सभी के सामने अनाउंस करती है कि वो वैन के साथ अलायंस बनाना चाहती है, जिसे सुनकर सब बहुत ही शौक हो जाते हैं। वो वैन से कहती है कि इस अलायंस से उसे सपोर्ट मिलेगा और कोई भी उसके अगेंस्ट नहीं जाएगा। वैन को ये परफेक्ट चांस लगता है और वो तुरंत इस अलायंस को एक्सेप्ट कर लेता है। अगले दिन वैन और स्पार्टा विलेज के फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। स्पार्टा कहता है कि यह फोर्ट्रेस बन चुका है, तो उन्हें विलेज को सिटी बनाने पर फोकस करना चाहिए। वैन को याद आता है कि उनका अगला गोल 10,000 लोगों की सिटी बनाना है और दोनों डिसाइड करते हैं कि अब नए लोगों को अट्रैक्ट करना होगा। तभी टिल आकर बताते हैं कि कुछ मर्चेंट्स उनसे मिलने के लिए आए हैं और वैन बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और डिसाइड करता है कि पहले ड्रैगन के मटेरियल्स बेचकर पैसे कमाए और फिर अपनी सिटी प्लानिंग पर काम शुरू कर दे। वैन सभी को वेयर हाउस में ले जाता है, जहाँ पर ड्रैगन से मिले सभी रॉ मटेरियल्स रखे होते हैं और वो ब्रदर से पूछते हैं कि इसके कितने पैसे मिल सकते हैं। ब्रदर्स बताते हैं कि फॉरेस्ट ड्रैगन बहुत ही रेयर होते हैं और उसके स्केल्स, क्ला और आइस भी बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, इसलिए उसे कम से कम 100 प्लेटिनियम कॉइंस मिल सकती है। और ये सुनकर वैन समझ जाता है कि ये बहुत ही बड़ी डील है। तभी सीनियर मर्चेंट्स ड्रैगन को देखकर अपनी प्लानिंग करने लगते हैं और वैन के पास आकर कहते हैं कि वो सब कुछ उसे बेच दें और बदले में उसे 60 प्लेटिनम कॉइन देंगे। ये प्राइस काफी कम होती है, इसलिए वैन डाउट में आ जाता है और ब्रदर से बात करना चाहता है। ये देखकर सीनियर मर्चेंट्स पैनिक कर जाते हैं और ब्रदर को साइड में ले जाकर कहते हैं कि उनका साथ मिलकर प्रॉफिट बनाए, लेकिन ब्रदर्स मना कर देते हैं और कहते हैं कि वो होनेस्ट बिजनेस करना चाहते हैं। सीनियर मर्चेंट्स उन्हें धमकी देते हैं कि उन्हें कंपनी से निकाल दिया जाएगा, लेकिन फिर भी ब्रदर्स अपनी बात पर टिके रहते हैं। ये देखकर वैन बहुत ही इंप्रेस हो जाता है और उनसे कहता है कि तुम अपनी खुद की ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट क्यों नहीं कर लेते। ये सुनकर दोनों बहुत ही शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि ये इतना इजी नहीं है। वो बताते हैं कि इसके लिए पहले गिल्ड रजिस्ट्रेशन, फिर अपनी शॉप और सबसे इम्पोर्टेंट किसी नोबल का सपोर्ट चाहिए होता है। वैन को सिर्फ एक ही ऐसी नोबल याद आती है जो कि उसकी मदद कर सकती है और वो तुरंत मीरा के पास जाता है। वो उसे ब्रदर्स को सपोर्ट करने के लिए कहता है और मीरा बिना सोचे समझे तुरंत मान जाती है। वैन उसे वार्न करता है कि इससे उसे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बड़ी ट्रेडिंग कंपनी रॉयल फैमिली से जुड़ी होती है। लेकिन मीरा कहती है कि इतनी बड़ी कंपनी एक छोटी सी नोबल की वजह से टेंशन लेने लगी है और वो चाहती है कि लोग उसके बारे में अच्छा सोचें। और उससे कहता है कि अगर वो चाहे तो ड्रैगन को हराने का क्रेडिट ले सकती है, लेकिन मीरा मना कर देती है। वो बताते कि इतनी बड़ी बात इजीली वेरीफाई हो जाएगी और सच सभी के सामने आ ही जाएगा। ये सुनकर वैन टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उसे डर होता है कि उसकी फैमिली उसे बुला लेगी और उसे ये विलेज छीन सकती है। तभी मीरा उससे कहती कि इसे बचने का एक ही तरीका है कि वो खुद एक नोबल टाइटल ले ले। वो समझाती कि वैन अपनी फैमिली की वजह से इजीली एक टाइटल पा सकता है, बस उस ड्रैगन को हराने का क्रेडिट लेना होगा। ये सुनकर वैन घबरा जाता है, क्योंकि वो इतनी अटेंशन नहीं चाहता। लेकिन मीरा कहती कि ये एक ही रास्ता है। वो उसे ये भी बताती कि पावरफुल बनने के साथ साथ एनिमीज भी मिलते हैं, लेकिन उनसे डरने की जरूरत नहीं होती। वैन बस कंफ्यूज हो जाता है क्या करे, लेकिन फिर वो वापस से ब्रदर के पास आ जाता है। वो उन्हें बताता है कि मीरा उनका सपोर्ट करेगी और ये सुनते ही दोनों बहुत ही शौक हो जाते हैं, क्योंकि अब वो अपनी खुद की ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। ब्रदर्स तुरंत वैन से ड्रैगन के पार्ट 130 प्लेटिनियम कॉइन में खरीद लेते हैं और कैपिटल में
में बेचने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि सीरियन मर्चेंट्स उनकी कैरेज को ले गए, जिससे कि वो फंस जाते हैं। ये देखकर वैन उनकी हेल्प करता है और उनके लिए नई कैरेज बना देता है और मीरा भी अपने पावरफुल वॉर हॉर्सेस को दे देती है। दूसरी तरफ वो ग्रीडी मर्चेंट सोच रहा होता है कि ब्रदर्स अब उनके पास वापस आएंगे, लेकिन तभी मीरा उन्हें नई कैरेज के साथ ओवरटेक कर देती है। ये देखकर उन्हें समझ में आ जाता है कि अब ब्रदर्स अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद मीरा रॉयल कैपिटल पहुंचती है और किंग डीनो से मिलती है। किंग उसे देखकर बहुत ही खुश होता है और पूछता है कि क्या वो प्रमोशन के लिए आई है, लेकिन मीरा कहती है कि वो अपने एक दोस्त के लिए नोबल टाइटल मांगने के लिए आई है। किंग बहुत ही क्यूरियस हो जाता है और पूछता है कि वो कौन है। तब मीरा बताती है कि वो वैन है जो कि एक फॉरेस्ट ड्रैगन को हरा चुका है। ये सुनकर पूरा कोर्ट शॉक हो जाता है और किंग भी बहुत ही हैरान होता है। मीरा उसे वैन के अचीवमेंट्स के बारे में बताती है कि कैसे उसने एक छोटे से विलेज को फोर्ट्रेस बना दिया और ड्रैगन को हरा दिया। किंग को पहले यकीन नहीं होता है, लेकिन मीरा प्रूफ के लिए ड्रैगन का फैंग दिखाती है। फिर वो किंग को इनवाइट करती है कि वो खुद आकर सब देखे। किंग को ये आइडिया बहुत ही पसंद आता है और वो वैन को बैरोन का टाइटल दे देता है। मीरा पब्लिक में अनाउंस कर देती है कि बाकी सभी लोग वैन के अचीवमेंट्स के बारे में बात करें और सब देखना चाहते हैं कि अब आगे क्या होता है। दूसरी तरफ विलेज में वैन घरों को अपग्रेड करता है और नए हाउसेस भी बनाता है, जिससे कि विलेज और बड़ा लगने लगता है। और विलेज के बाहर 2 बड़े टाउन्स भी बनाता है ताकि दूर तक नजर रखी जा सके। उसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ टावर पर लॉन्च कर देता है और ऊपर से पूरे विलेज को देखता रहता है। स्पार्टा कहता है कि अब इसे विलेज नहीं टाउन कहना चाहिए और नाम वैन टाउन रखना चाहिए, लेकिन वैन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। फिर सब लोग टिल के बनाए हुए केक का मजा लेते हैं और तभी काम नोटिस करता है कि गेट के पास कुछ लोग खड़े हैं। वैन गेट को खोल देता है और देखते हैं कि कुछ गरीब और भूखे लोग मदद के लिए आए होते हैं। वो बताते हैं कि उनके विलेज में हैवी टैक्सेस हैं और उनके लॉर्ड ने सब यंग लोगों को आर्मी में ले लिया है, इसलिए वो यहाँ पर हेल्प की उम्मीद के लिए आए हैं, क्योंकि उन्होंने सुना है कि यहाँ सब कुछ बदल चुका है। वैन थोड़ा सा सोचता है क्योंकि वो दूसरे एरिया से आए होते हैं, लेकिन उन्हें मना भी नहीं कर पाता। आखिर में उन्हें अपने विलेज में रहने का ऑफर दे देता है और कहता है कि अब उसके सिटीजन बन सकते हैं। लोग इमोशनल हो जाते हैं और पूछते हैं कि बिना पैसे के कैसे रह पाएंगे। वैन कहता है कि अभी उन्हें टैक्सेस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और वो उनके लिए घर और खाना अरेंज करेगा। ये सुनकर सभी को लगता है कि जैसे उन्हें स्वर्ग मिल चुका हो। फिर वैन पूछते है कि उनके विलेज में कितने लोग हैं और वो बताते हैं कि लगभग 300 लोग हैं। वैन कहता है कि वो एडवेंचरस भेजेगा और उन्हें सेफली यहाँ पर लेकर आएगा और साथ ही उनका सामान लेने के लिए कैरेज भी भेजेगा। ये सुनकर वो लोग और भी इमोशनल हो जाते हैं और वैन उनकी मदद करके बस सिंपल रहने की कोशिश करता है। विलेज लीडर वैन को बताता है कि उन्हें कैरेजेस की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास काउस जो कि सामान लेकर जा सकती है। ये सुनकर वैन बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और तब उसे पता चलता है कि उसके पास 10 काऊ हैं और वो भी बहुत ही खुश हो जाता है। वो सोचता है कि अब अपने टाउन में डेयरी को स्टार्ट कर सकता है और अलग अलग मिल्क प्रोडक्ट भी बना सकता है। कुछ टाइम के बाद औरतों और उसकी टीम उन सभी विलेजर्स को सेफली वैन टाउन ले जाती है। शुरू में उन्हें वैन का डिसीजन थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन वो अपना काम करते रहते हैं और सभी की हेल्प करते रहते हैं। जब वो लोग टाउन पहुंचते हैं, वैन उनके लिए बारबेक्यू प्रिपेयर करने लगता है। इतना टेस्टी खाना देखकर सब इमोशनल हो जाते हैं और आंसू के साथ साथ खाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद वो वैन से पूछते हैं कि क्या यहाँ पर उनके लिए कोई काम है, क्योंकि वो अपनी मेहनत से जीना चाहते हैं। वैन समझ जाता है कि वो लोग डर रहे हैं, इसलिए वो कहता है कि वो यहाँ पर फील्ड्स में काम कर सकते हैं या उसके नए स्टोर्स में हेल्प कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि उन्हें फार्मिंग आती है, लेकिन बिजनेस नहीं आता। तब वैन कहता है कि जो आता है वो करो, बाकी काम दूसरे लोग संभाल लेंगे। तभी विलेज चीफ आता है और सभी का वेलकम करता है और कहता है कि वैन ने उसकी लाइफ बदल दी है और अब वो चाहते हैं कि नए लोग भी वही खुशी पाए। लोग ऑलरेडी इतने खुश होते हैं कि वैन उनके लिए केक भी बना देता है जो उन्हीं के काऊ के मिल्क से बना होता है। वो सबको कहता है कि अब उनकी लाइफ सिर्फ बेटर होने वाली है, क्योंकि ये विलेज जल्दी एक बहुत ही बड़ा सिटी बनने वाला है। ये सुनकर सभी को लगता है कि अब वो सिर्फ सर्वाइव नहीं करेंगे बल्कि अच्छे से जी पाएंगे। कुछ ही टाइम में सब लोग एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं और वैन ये सब देखकर बहुत ही खुश होता है। स्पार्टा अचानक से वैन को कहता है कि अब उसकी पढ़ाई दोबारा से शुरू करने का टाइम आ चुका है। ये सुनते ही वैन पैनिक हो जाता है और कहता है कि इतना काम करने के बाद पढ़ाई करना अनफेयर है, लेकिन स्पार्टा कहता है कि पढ़ाई से कोई नहीं मरता और उसे वापस से पढ़ाई करना पड़ेगा। वैन टेंशन में आ जाता है, लेकिन तभी औरतों और उसकी टीम वहाँ पर आ जाती है। वैन उन्हें देखकर खुश होता है और उन्हें हर्ट करने के बारे में पूछता है, लेकिन औरतों उदास हो जाता है। वो बताता है कि उन्होंने गलती से डंजन का एंट्रेंस ढूंढ लिया है। वैन पहले कंफ्यूज होता है, लेकिन स्पार्टा बताता है कि एक बहुत ही बड़ी बात है और इसे किंग को रिपोर्ट करनी जरूरी है। ये सुनकर वैन टेंशन में आ जाता है, क्योंकि अब बहुत ही सारे एडवेंचरस यहाँ पर आएंगे और उसकी फैमिली को भी अब पता चल जाएगा। फिर भी वैन सिचुएशन को हैंडल करता है और कुजाला को कैपिटल भेजता है ताकि वो डंजन की रिपोर्ट दे सके। बाकी मेंबर्स को डंजन के आसपास के एरिया को चेक करने का काम दे देता है। रिवॉर्ड के लिए वो फैटी को एक पावरफुल मिथ्रिल शॉट देता है, जिसे देखकर सब बहुत ही हैरान हो जाते हैं। कुजाला कैपिटल जाते हुए रास्ते में और उसका सामना करता है, लेकिन वो अपनी न्यू शॉट की मदद से सभी को इजीली हरा देता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम फार्मिया होता है और उसका थैंक यू करती है। वो उसकी तारीफ करती है, लेकिन कुजाला कहती है कि वो बस एक नॉर्मल सी एडवेंचरर है। फिर फार्मिला उससे कहती है कि अगर वो कभी कैपिटल आए तो
उसका एहसान जरूर चुकाएगी। कुजाला फार्मिला से कहती है कि वो अभी कैपिटल जा रही है, इसलिए उसके साथ आ सकती है, लेकिन फार्मिला मना कर देती है। लेकिन कुजाला बिना सोचे समझे उसे अपने हॉर्स पर बैठा देता है और कहता है कि वो सेफली ले जाएगा। रास्ते में वो उससे पूछता है कि वो कैपिटल क्यों जा रही है। तब फार्मिला उसे उदास होकर बताती है कि उसके फादर एक बैरोन थे, लेकिन उसकी डेथ के बाद उसका घर चला गया। अब वो अकेली है और कैपिटल जाकर कोई काम ढूंढना चाहती है। ये सुनकर कुजाला उससे कहता है कि वो उसके विलेज आ सकती है, क्योंकि वहाँ पर उसके लिए काम मिल जाएगा। वो उसे प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस करता है और फार्मिला उसकी बात को मान लेती है। दूसरी तरफ वैन स्पार्टा से कहता है कि अब वो आने वाले एडवेंचरस के लिए एक अलग ही सेटलमेंट बनाएंगे। स्पार्टा को ये आइडिया बहुत ही पसंद आता है और वो कहता है कि किसी को गवर्नर बनाना पड़ेगा, तो वैन तुरंत उसे ही गवर्नर बना देता है। फिर स्पार्टा कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए नाइट ऑर्डर बनाना होगा और वैन डी के अंडर एक नाइट ऑर्डर बना देता है। उसके बाद वैन एडवेंचरस के लिए एक एरिया बनाना शुरू करता है और सब लोग उसकी हेल्प करते हैं। और डी से कहता है कि विलेजर्स को रिक्रूट करें, लेकिन पता चलता है कि स्पार्टा पहले से सभी को रिक्रूट कर चुका है। तभी कुजाला वापस आता है और बताता है कि उसने डंजन की रिपोर्ट पहले से ही कैपिटल में दे दी है। वैन फार्मिला को देखकर पूछता है कि ये कौन है, तो वो कुजाला बताता है कि उसने इसे बचाया और वो यहाँ पर रहना चाहती है। वैन उन दोनों के बीच के कनेक्शन को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। तभी अचानक कुछ लोग तेजी से उनकी तरफ आते हैं, जिसे देखकर वैन बहुत ही घबरा जाता है। लेकिन कुजाला बताता है कि वो बैंडिट्स नहीं है, बल्कि एडवेंचरस हैं, जो कि नए डंजन की खबर सुनकर यहाँ पर आ रहे हैं। थोड़ी देर के बाद कुछ रोडवे एडवेंचरस वहाँ पर आ जाते हैं और वैन और बाकी सभी को वार्न करते हैं कि तुम लोग वापस से विलेज चले जाओ, क्योंकि ये जगह बहुत ही डेंजरस है। वैन उन्हें पहले देखकर सोचता है कि ये लोग बुरे हैं, लेकिन काम उसे बताता है कि ये लोग बस थोड़े से अजीब है, बिल्कुल मैड मैक्स के लोगों की तरह, पर असल में ये इनकी चिंता कर रहे हैं। फार्मिला उन्हें डरावना बोल देती है, जिसे सुनकर उन्हें बुरा लगता है और वो फिर से कहते हैं कि बच्चों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। वैन उन्हें बताता है कि विलेज पास में ही है। फिर वो लोग पूछते हैं कि इतनी बड़ी वॉल्स कैसे बनी। इस पर वैन तुरंत वुड ब्लॉक से एक फेंसिंग बनाकर दिखाता है और सभी उसकी मैजिक को देखकर बहुत ही शौक हो जाते हैं। तभी डी वहाँ पर आता है और वैन का नाम सुनकर सभी को पता चलता है कि ये फेमस वैन है, लेकिन सब उसे ब्रैड बोलते हैं। तो डी गुस्सा हो जाता है और उनकी सोड एक ही बार में काट देता है। एक दिन के बाद सब डी से डरने लगते हैं और उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। उस दिन के बाद से सब डी से डरने लगते हैं और उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, और जब वो नहीं होता तो वैन से सीखने आते हैं। कुछ दिन के बाद ऑर्थो अपनी पार्टी के साथ वापस आता है और तभी कुजाला अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंट्री करता है, जिसे देखकर सब बहुत ही शौक हो जाते हैं। वैन कहता है कि उन दोनों के लिए घर बनाएगा और फिर प्यूरियल से डंजन के बारे में पूछता है। प्यूरियल बताती है कि डंजन एक कैनोन में है, जहाँ पर पहुँचना मुश्किल है। वहाँ कंस्ट्रक्शन करना इजी नहीं है, लेकिन अगर वैन जाए तो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। वैन समझ जाता है कि वो क्या चाहती है, लेकिन अपनी पीसफुल लाइफ छोड़ना नहीं चाहता और मना कर देता है। लेकिन प्यूरियल कहती है कि वो परमिशन और प्रोटेक्शन का इंतजाम कर देगी। तब वैन कुछ ऐसी डिमांड्स रख देता है जो कि बहुत ही मुश्किल है। वो कहता है कि मुझे रास्ते में डिजर्ट्स चाहिए और एक अच्छी सी नैप भी। इसके बाद वैन कहता है कि टिल और काम के साथ साथ आर्ट को भी अपने साथ लेकर जाना चाहता है, क्योंकि आर्ट खुद को डिफेंस नहीं कर सकती। वो ये भी कहता है कि डी और एब्स्टा भी नहीं जा सकते, क्योंकि उन्हें सिटी बिल्ड करनी है और उन्हें काफी गार्ड्स भी चाहिए होंगे। वैन सोचता है कि उसने इतनी अजीब डिमांड्स रखी है, पर प्यूरियल मना कर देती है, लेकिन वो तुरंत हाँ बोल देती है और कहती है कि हम कल ही निकलेंगे। ये सुनकर वैन पूरा शौक हो जाता है और अगले दिन सब लोग कैरिज से डंजन की तरफ निकल पड़ते हैं। वैन को ये आइडिया अभी पसंद ही नहीं आया होता है और काम भी बहुत ही परेशान होता है, क्योंकि उसे मोशन सिकनेस हो रही होती है। तभी रास्ते में एक बड़ा सा ट्रोल आ जाता है और मोहाक वाले तुरंत उस पर अटैक करके उसे हरा देते हैं। वैन उनकी स्ट्रेंथ को देखकर बहुत ही इंप्रेस होता है, लेकिन उनका चिल्लाना उसे इरिटेट करता रहता है। दूसरी तरफ आर्ट और टिल जर्नी एंजॉय कर रहे होते हैं, जिसे देखकर वैन बहुत ही खुश होता है। थोड़ी देर के बाद ऑर्थो बताता है कि वो डंजन के पास पहुंच गए हैं और वैन बाहर देखते ही शौक हो जाता है। वहाँ पर एक बड़ा सा कैन्यन होता है, जिसे क्रॉस करने के लिए वहाँ पर सिर्फ 2 लकड़ी के प्लेट्स ही लगे होते हैं। कुछ लोग उस पर आराम से चल पा रहे होते हैं और काजुला तो उस पर डांस कर रही होती है, और ये देखकर वैन डर जाता है। फिर वैन सभी को समझाता है कि एक छोटी सी गलती भी जान ले सकती है, इसीलिए सभी को केयरफुल रहना पड़ेगा। सब लोग उसकी बात को मान लेते हैं, लेकिन वैन के पास एक बेटर आइडिया होता है। वो अपनी एबिलिटी का यूज करके एक स्ट्रॉन्ग ब्रिज को बना देता है, जिसे सब लोग सेफली कैन्यन क्रॉस करके डंजन के एंट्रेंस तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद वैन मोहॉक क्रू से पूछता है कि वो यहाँ पर कैसे बिल्डिंग चाहते हैं, लेकिन उनके आइडियाज उन्हीं को शॉक कर जाते हैं, क्योंकि वो कसिनो और डिज्नीलैंड जैसी चीजें बोल रही होते हैं। वैन समझ जाता है कि इनसे पूछना ही बेकार था, इसलिए वो खुद डिसाइड करता है कि क्या बनाना जरूरी है। सबसे पहले वो एक स्ट्रॉन्ग स्टील डोर बना लेता है, ताकि कोई मोस्टर डंजन से बाहर ना आ जा सके। उसके बाद वो एडवेंचरस के लिए एक बड़ा सा होटल बना देता है, जिससे कोई यहाँ पर रुककर बार बार डंजन जा सके। मोहॉक क्रू तुरंत अंदर जाकर चेक करते हैं, जहाँ पर उन्हें गार्ड फ्लोर पर स्टोर रूम और रेस्टिंग एरिया मिलता है। सेकंड फ्लोर पर कैफेटेरिया और थर्ड फ्लोर पर स्लीपिंग एरिया होता है। साथ ही एक बड़ी सी बैल्कनी भी होती है, जहाँ से वो नेचर का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। और ये सब देखकर सभी लोग वैन की तारीफ करने लगते हैं। वैन बताता है कि उसने रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए टैंक्स भी बनाए हैं, जो कि
वॉशिंग के काम आएंगे, लेकिन पीने के नहीं। इसके बाद वैन औरतों को बोलता है कि तुम यहाँ पर सभी को संभालो, क्योंकि मैं इन सभी को हैंडल कर सकता हूँ। तभी वैन देखता है कि शाम हो रही होती है और वो सभी को कहता है कि हमें वापस से चलना होगा, वरना एस्पार्टा डांट देगा। एडवेंचरस इस बात पर हंसते हैं कि वैन भी किसी से डरता है, जिससे वैन थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है। तभी आर्ट उसे एक ग्रोइंग क्रिस्टल दिखाती है जो कि उसे मिला होता है। वैन उसे देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि ये पूरे मिथ्रिल का क्रिस्टल होता है। वैन आर्ट की तारीफ करता है और फिर सब लोग वापस से विलेज लौट आते हैं। वहाँ स्पार्टा उनका वेट कर रहा होता है और उसकी स्कैरी स्माइल को देखकर वैन समझ जाता है कि अब वो फंस गया है। वो अपने दोस्तों से हेल्प मांगता है, लेकिन सब स्पार्टा से दूर हो रहे होते हैं। फिर वैन औरतों से कहता है कि उसे बचाएं और औरतों मजबूरी में ब्लेम लेने के लिए मान जाता है, लेकिन स्पार्टा उसकी बात को नहीं सुनता और वैन को पकड़कर अंदर ले जाता है डांट लगाने के लिए। उसके बाद वैन आर्ट के साथ विलेज में वॉक कर रहा होता है, जहाँ पर आर्ट कहती है कि तुमने इस विलेज को पूरी तरीके से बदल दिया। इसके बाद आर्ट कहती है कि यहाँ रहने वाले सभी लोग जरूर खुश होंगे, और फिर वैन उससे पूछता है कि तुम क्या फील करती हो। आर्ट पहले उसकी बात को समझ नहीं पाती, फिर वैन सीधा पूछता है कि तुम यहाँ पर रहना चाहती हो। ये सुनकर आर्ट थोड़ी सी शर्मा जाती है और वैन उससे कहता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो बस उसकी अच्छी फीलिंग जानना चाहता है। तब आर्ट धीरे से कहती है कि वो वैन के साथ रहना चाहती है और उसे एंगेजमेंट भी करना चाहती है। ये सुनकर वैन एकदम से ब्लैंक हो जाता है और जब आर्ट शर्माने लगती है तो कहता है कि मैं इस बात को भूल जाऊंगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो काफी खुश होता है। कुछ दिन के बाद मर्चेंट भाई बेली और रैंको वापिस से विलेज आते हैं और वैन उनसे पूछते हैं कि क्या उनका नया ट्रेड सेट हो चुका है, और वो कहते हैं कि सब कुछ उसी की वजह से हुआ है और उसे वाइल्ड ड्रैगन के मटेरियल्स के पैसे भी देते हैं। वैन वो पैसे टील को दे देता है और इतनी बड़ी अमाउंट को देखकर वो बहुत ही शौक हो जाती है। फिर वैन उनसे मीरा के बारे में पूछता है और वो बताते हैं कि वो कोर्ट फेंडिडारो से मिलने के लिए गई है और शायद से वैन के पास रहना उसे ज्यादा पसंद है, और ये सुनकर वैन बहुत ही खुश हो जाता है। लेकिन फिर वो बताते हैं कि वो बस पास में अपना टेरिटरी बनाना चाहती है। उसके बाद वो वैन के लिए एक बड़ा सा बॉक्स लाते हैं और कहते हैं कि ये वही चीज है जो कि तुम चाहते थे। जब वो बॉक्स को खोलते हैं तो उनमें मशीन क्रॉसबो होता है जो कि एक साथ कई एरोस को फायर कर सकता है। ये देखकर वैन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसे तुरंत ले जाकर समझाने लगता है कि ये कैसे काम करता है। आर्ट कहती है कि तुम इसे पाकर पैसे से भी ज्यादा खुश रहोगे, और वैन इस बात को मान लेता है। फिर वो अपनी एबिलिटी से उस जैसा एक क्रॉसबो बना लेता है, लेकिन जब वो उसे चला नहीं पाता तो आर्ट कहती है कि तुम अब कभी कभी फेल हो जाते हो। ये सुनकर वैन बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है और आर्ट डर जाती है कि शायद से उससे नाराज हो गया। इसके बाद वैन उसकी बात को सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि मैं तो बहुत ही बार फेल होता हूँ, मेरे प्रोडक्शन मैजिक के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। आर्ट कहती है कि ये बात गलत है, क्योंकि तुम स्मार्ट हो, एजुकेटेड हो और स्वॉर्डमैनशिप में भी बहुत ही टैलेंटेड हो, जबकि मेरे पास तो कुछ भी खास नहीं है। वैन कहता है कि मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें स्पार्टा के पास पढ़ा सकता हूँ, जिससे कि तुम भी टैलेंटेड बन जाओगी। आर्ट उसकी बात को सुनकर हल्के से स्माइल करती है, लेकिन जब वैन उससे उसके मैजिक के बारे में पूछता है तो वो सीरियस हो जाती है। टिल उससे कहती है कि अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आर्ट धीरे से बताती है कि उसके पास मेरिनियोट मैजिक है। ये सुनकर वैन और टिलो दोनों बहुत ही शौक हो जाते हैं, क्योंकि इस मैजिक को लोग बेकार और नफरत वाली मैजिक मानते हैं। लेकिन वैन उसे उदास नहीं होने देता और कहता है कि तुम्हारी मैजिक तो काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, मैं इसे देखना चाहता हूँ। थोड़ी हेजिटेशन के बाद आर्ट मान जाती है और वैन उसके लिए एक डोल बना देता है। आर्ट अपनी मैजिक का यूज करके उस डोल को नीचे लेकर आती है और ये देखकर वैन बहुत ही इंप्रेस हो जाता है। वो एक्साइटेड होकर कहता है कि तुम्हारी मैजिक में तो लिमिटलेस पोटेंशियल है, और टिल भी उसकी बात की तारीफ करती है। वैन कहता है कि हम और डोल्स को बनाएंगे और तुम सबके सामने परफॉर्मेंस दोगी। आर्ट थोड़ी सी डर जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी मैजिक लोगों को पसंद नहीं आएगी। इस पर वैन कहता है कि लोग मेरी मैजिक को भी बेकार बोलते थे और मेरे फादर ने भी मुझे फेलियर तक कहा था, लेकिन मैंने अपनी मैजिक से सभी को खुश किया, इसलिए तुम्हें भी खुद पर भरोसा रखना चाहिए। आर्ट उसकी बात को मान लेती है और अपना बेस्ट देने का डिसाइड करती है। उस रात वैन सभी विलेजर्स और एडवेंचरर्स को विलेज के सेंटर में एक नए स्टेज पर बुलाता है। सब लोग बहुत ही क्यूरियस होते हैं कि क्या होने वाला है। तभी वैन स्टेज पर आता है और कहता है कि आज हम आर्ट की मैजिक का शो देखने वाले हैं। ये सुनकर सब बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं और आर्ट थोड़ा सा नर्वस होकर अपनी मैजिक का यूज करती है। वो एक बड़ा सा पपेट खड़ा कर देती है और ये देखकर सब लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उसकी मैजिक को पहचान लेते हैं और कहते हैं कि वही कस्ट मैजिक है जो कि पहले किंग और नोबल्स पर अटैक करने के लिए यूज हुई थी। ये सुनकर आर्ट डर जाती है। लोग उसकी मैजिक के बारे में बातें करने लगते हैं, जिससे कि वो और भी नर्वस हो जाती है। वैन सिचुएशन समझ जाता है और तुरंत बीच में आकर सभी को शांत रहने के लिए कहता है और आर्ट को भी हिम्मत देता है। आर्ट उनके साथ बिताए हुए अच्छे मोमेंट को याद करती है और अपनी हिम्मत जोड़कर पपेट को नचाना शुरू करती है। जैसे ही पपेट डांस करता है सब लोग उसे देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं और पूरा क्राउड चुप हो जाता है। परफॉर्मेंस के बाद आर्ट डर के मारे झुककर ग्रेट करती है, लेकिन तभी सब जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। ये देखकर आर्ट को यकीन नहीं होता है कि लोग उसकी मैजिक को इतना पसंद कर रहे हैं। वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं और आर्ट खुशी में उसे हक करके रो पड़ती है और उसका शुक्रिया करती है। अगले दिन
फोम दौड़ते हुए वैन के पास आता है और बताता है कि रॉयल फैमिली का एक कैरेज गेट पर खड़ा है। वैन तुरंत गेट पर जाता है जहाँ पर मीरा के साथ पूरा कैरवैन खड़ा होता है। आर्ट खुशी से मीरा को ग्रेट करती है और मीरा बहुत ही हैरान होकर पूछती है कि इतने कम टाइम में तुमने आर्ट को इतना कैसे बदल दिया। वैन कहता है कि उसे बस अपनी एबिलिटीज पर भरोसा नहीं था, मैं उसे उसकी वैल्यू समझा रहा था। मीरा इंप्रेस हो जाती है लेकिन फिर वो वैन को बताते है किंग के सामने झुक जाओ। वैन तुरंत मान जाता है और तभी किंग डिनो वहाँ पर आ जाता है और वैन को नोबल बना देता है। वो कहता है कि अब तुम्हें देश के लिए काम करना होगा और वैन भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। किंग वैन से डंजन के बारे में बात करता है और कहता है कि जल्दी से एक टीम वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए आएगी। फिर वो फॉरेस्ट ड्रैगन को मारने वाली बात को उठाता है और कहता है कि इसे वेरीफाई करना जरूरी है। किंग का एडवाइजर वैन से कहता है कि सब कुछ सच सच बताना और वैन भी सब प्रॉमिस करता है कि वो सब कुछ अच्छे से बताएगा। लेकिन वो किंग से कहता है कि जो मैं बताऊंगा शायद से आपको बिलीव ना हो, फिर भी ओपन माइंड रखना। किंग उसकी बात को मान लेता है और इंटरेस्ट दिखाता है। उसके बाद वैन उन्हें अपना पूरा विलेज घुमाता है और सब कुछ दिखाता है जो उसने सेफ्टी के लिए बनाया होता है। वो वॉल्स, ट्रेंच और बालास्टी के बारे में भी डिटेल्स में बताता है। किंग अपने एडवाइजर से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है और वो कहता है कि बालिस्टी यूजफुल हो रही है लेकिन उसे यूज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसके बाद वैन कहता है कि उन्हें डेमो देकर दिखा सकता है और तुरंत डी को ऑर्डर देता है कि फॉरेस्ट की तरफ फायर करे। डी बिना देरी किए अटैक कर देता है और जैसे ही बोल्ट लगता है वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। ये देखकर किंग और उसका एडवाइजर दोनों बहुत ही शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि ये बालिस्टी एक आर्क में जितनी पावरफुल है। फिर वो लोग उस स्टार शेप वाली वॉल के बारे में पूछते हैं और वैन बताता है कि इस डिजाइन की वजह से वो एनिमीज पर हर साइड से अटैक कर सकते हैं। ये सुनकर एडवाइजर समझ जाता है कि एनिमीज का क्या हाल होगा और वो भी बहुत ही शौक हो जाता है। मीरा कहती है कि वैन का फोर्ट्रेस एयर अटैक के लिए बहुत ही परफेक्ट है, लेकिन वैन कहता है कि उसे अभी फ्लाइंग एनिमीज के बारे में पूरा श्योर नहीं है। फिर एडवाइजर पूछता है कि क्या ये सब तुमने खुद बनाया है और वैन हाँ बोल देता है। ये सुनकर किंग बहुत ही सीरियस हो जाता है और कहता है कि झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन वैन कहता है कि वो सच कह रहा है। मीरा भी वैन की तरफ से बोलती है और कहती है कि आप इनकी बात पर यकीन करें, ये आपको और भी ज्यादा हैरान कर देंगे। फिर एडवाइजर पूछता है कि इसका डिजाइन किसने बनाया और वैन कहता है कि ये सब उसने खुद सोचा और ये भी बताता है कि उसने अपना पूरा विलेज सिर्फ 4 महीने में बना दिया। और ये सुनकर किंग और एडवाइजर दोनों को यकीन नहीं होता। तब मीरा कहती है कि अगर यकीन नहीं हो तो डेमो को देख लो और वैन उन्हें लेक की तरफ ले जाता है। रास्ते में सब विलेजर्स वैन को ग्रेट करते हैं और किंग को इग्नोर कर देते हैं और ये देखकर एडवाइजर बहुत ही शौक हो जाता है। फिर वो मोहॉक क्रू से मिलते हैं और किंग ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं कि वैन इन लोगों से भी दोस्ती कर रखा है। आखिर में वो लेक पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत ही सारे मरमेड्स होती है और इतनी रियर चीजें देखकर किंग और भी शौक हो जाता है। तभी वैन स्पार्टा को ऑर्डर देता है और वो तुरंत एक बड़ी सी ईर्थन वॉल बना देता है। फिर वैन उस वॉल को टच करता है और वो तुरंत स्ट्रॉन्ग कंक्रीट वॉल में बदल जाती है। ये सब देखकर किंग बिल्कुल हैरान हो जाता है और उसके लिए अभी और भी सरप्राइजेस बाकी होती है। इसके बाद वैन किंग को मरमेड्स के एरिया में ले जाता है जहाँ पर उनका चीफ किंग के बारे में पूछता है। वैन कहता है कि ये मेरा बॉस है और ये सुनकर मरमेड चीफ तुरंत किंग को रिस्पेक्ट देता है और उन्हें एक गिफ्ट भी देता है। तभी एक और मरमेड एक ग्लोइंग रेड स्टोन देती है जिसे देखकर मीरा और एडवाइजर दोनों शौक हो जाते हैं। वो बताते हैं कि ये ओरेकिलम है, ये इतना रेयर और वैल्यूएबल होता है कि गोड्स का मेटल कहा जाता है। वो कहते हैं कि अगर इससे सोड बनाई गई तो वो बहुत ही महंगी होगी और नेशनल ट्रेजर बन सकती है। तभी वैन उस स्टोन को यूज करके तुरंत एक सोड को बना देता है और ये देखकर सब बहुत ही हैरान हो जाते हैं। किंग उससे पूछते हैं क्या तुम अपनी पावर से सोर्स भी बना सकते हो। पहले वैन बचने की कोशिश करता है लेकिन मीरा के कहने पर वो सच बोल देता है। किंग कहता है कि तुम जो चाहो रिवॉर्ड मांग सकते हो। इस पर वैन कहता है कि मुझे बस अपने विलेज में रहने की परमिशन चाहिए। किंग बहुत ही हैरान होता है और कहता है कि तुम कैपिटल जाकर और भी सक्सेसफुल हो सकते हो, लेकिन वैन कहता है कि मुझे अपने लोगों और अपने विलेज के प्रोटेक्शन के लिए यहीं पर रहना है। किंग उसकी बात को मान लेता है और कहता है कि जब भी पॉसिबल हो देश के लिए काम करना। वैन भी प्रॉमिस करता है और अपनी तरफ से पूरी मदद करेगा और खुशी खुशी अपनी पीसफुल लाइफ को कंटिन्यू करेगा। उसके बाद किंग कहता है कि अब वो डंजन देखना चाहता है, लेकिन वैन कहता है कि वहाँ पर जाना और वापिस आना टाइम लगेगा, इसलिए किसी और दिन चलते हैं। ये सुनकर किंग थोड़ा नाराज हो जाता है। तभी कुछ विलेजर्स चिल्लाते हुए आते हैं और बताते हैं कि उन पर एक ड्रैगन ने अटैक कर दिया। वैन तुरंत सभी को बेलास्टी के पास जाने का ऑर्डर देता है और मीरा से भी हेल्प करने के लिए कहता है और तभी एक बड़ा सा फ्लाइंग मोस्टर विलेज के ऊपर आ जाता है। मीरा सभी को करेक्ट करती है और कहती है कि ये ड्रैगन नहीं बल्कि एक वाइवरिन है। किंग डिनो तुरंत अपने एडवाइजर अपरेटा की तरफ मुड़ता है और उससे पूछता है कि सिचुएशन क्या है। अपरेटा बताता है कि वाइवरिन यूजुअली ग्रुप में होते हैं और अकेले अटैक करना काफी रेयर होता है। तभी वो देखता है कि वाइवरिन के ऊपर से एक मेज बैठा हुआ होता है और वो समझ जाता है कि ये एनिमी का अटैक है और आसपास और भी खतरा हो सकता है। किंग कहता है कि शायद ये अलंतरा किंगडम का काम है और वैन को वार्न करता है कि एनिमीज कभी भी अटैक कर सकते हैं। वैन भी मेंटली फाइट के लिए रेडी हो चुका होता है, लेकिन वो देखता है कि वाइवरिन उसके ब्लास्टी के रेंज से बहुत ही बाहर है, इसलिए अब उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा होता है और उसका नया प्रोटोटाइप। दूसरी तरफ यलांत्रा किंगडम का 8 प्रिंस एनीमोंग अपनी आर्मी के साथ विलेज की तरफ बढ़ रहा होता है। वो गुस्सा होता है क्योंकि उसे एक छोटे से विलेज को डिस्ट्रॉय करने के
मिशन पर भेजा गया होता है। एक नाइट उसे समझाता है कि ये विलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे दूसरे किंगडम के खिलाफ फुट होल्ड बना सकते हैं। ये सुनकर एमोइंग थोड़ा सा खुश हो जाता है और कहता है कि इतने छोटे विलेज को जीतना बहुत ही इजी होगा। लेकिन जैसे ही वो विलेज के पास पहुंचता है वो बहुत ही शौक हो जाता है क्योंकि उसके सामने एक बहुत ही बड़ा फोर्ट्रेस होता है। नाइट्स भी डर जाते हैं लेकिन अमोंग कहता है कि ये सब फेक है और इतनी बड़ी फोर्ट्रेस नहीं बना सकता कोई। नाइट भी डर जाते हैं और अमोंग कहता है कि ये सब फेक है और इतनी जल्दी फोर्ट्रेस नहीं बन सकता। वो ऑर्डर देता है कि बिना सोचे समझे अटैक करो और फोर्ट्रेस को तोड़ दो। नाइट्स मजबूरी में उसकी बात को मान लेते हैं और गेट पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन काफी बार मारने के बाद भी गेट पर सिर्फ एक छोटा सा डेंट पड़ता है और वो थक जाता है। एनिमोंग ये सब देखकर बहुत ही शौक हो जाता है और तभी वैन वॉल के ऊपर से आकर उसको ग्रीट करता है। वो अपने इंट्रोडक्शन देता है और पूछता है कि तुम येलांट्रा किंगडम से यहाँ पर किस काम से आए हो। एनिमोंग बहुत ही हैरान हो जाता है कि वैन को कैसे पता चला, लेकिन वैन बस गैस मार रहा था। प्रिंस गुस्से में वैन को नीचे आने के लिए कहता है और अपने नाइट को वाइब्रेन से अटैक करने का ऑर्डर देता है। नाइट कहता है कि ये सिर्फ स्काउटिंग वाइब्रेन है, लेकिन एनिमोंग उसकी बात को नहीं सुनता और वैन को धमकी देता है। इस पर वैन मीरा को सिग्नल देता है और एक नया प्रोटोटाइप अटैक लॉन्च होती है। वो एरो सीधा वाइब्रेन को हिट ही नहीं करती बल्कि ऊपर जाकर एक्सप्लोड हो जाती है और उसमें से बहुत ही सारे शार्प ब्लेड्स भी गिरते हैं। ये सब सीधा वाइब्रेन पर लगते हैं और वो तुरंत नीचे गिर जाता है। एनिमोंग भी गिर पड़ता है और इतनी पावरफुल अटैक को देखकर बहुत शौक भी हो जाता है। वैन खुशी से बताता है कि उसने छोटे छोटे शार्प वेपन्स को एक बॉम्ब में डालकर एक नया अटैक बनाया और ये पहली बार उसने यूज किया है। तभी किंग और उसका एडवाइजर भी वहाँ पर आ जाते हैं और सब कुछ देखते हैं। वैन एनिमोंग से पूछते हैं कि क्या अब भी फाइट करनी है और ये सुनकर उसके नाइट्स तुरंत सरेंडर कर देते हैं। लेकिन एनिमोंग अब भी जिद करता है, लेकिन तभी मीरा उसके पास एक एरो को चला देती है जिससे वो डर कर हार मान लेता है। किंग वैन की एबिलिटी को देखकर बहुत ही इंप्रेस हो जाता है और कहता है कि तुम एक ब्रिलियंट इंसान हो। एडवाइजर बताता है कि वैन को उसके फादर ने यूजलेस समझकर घर से निकाल दिया है और ये सुनकर किंग और भी हैरान हो जाता है। बाद में एनिमोंग को जेल में डाल दिया जाता है जहाँ पर उसे इंट्रोनेगिएट किया जाता है। अपरेटा उससे प्यार से बात करके सच निकलवाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो नहीं बोलता तो मीरा अपने स्केरी साइड दिखाने के लिए रेडी हो जाती है। एनिमोंग नाइट मम्मी से डर कर सच बता देता है। वो बताता है कि येलांट्रा किंगडम काफी सालों से सिल्यूडोरिया पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा था और उनकी मेन आर्मी ऑलरेडी सुगडिट सिटी की तरफ बढ़ रही है। ये सुनते ही मीरा और अपरेटा घबरा जाते हैं और तुरंत किंग को इन्फॉर्म कर देते हैं। अपरेटा कहते हैं कि हमें कैपिटल वापस जाकर एक स्ट्रॉन्ग आर्मी के साथ सुगडिट की रक्षा करनी चाहिए और किंग भी इस बात से एग्री कर लेता है। फिर किंग वैन से कहता है कि वो भी इस बैटल में साथ चले। वैन पहले थोड़ा सा सरप्राइज होता है, लेकिन फिर कहता है कि वो अपने विलेज को छोड़कर नहीं जा सकता क्योंकि वो अभी डेवलप हो रहा है। इस पर मीरा उसे समझाती है कि मुश्किल वक्त में किंगडम की मदद करना उसकी ड्यूटी है। ये सुनकर वैन मान जाता है, लेकिन कहता है कि वो अपनी आर्मी खुद तैयार करेगा। उसके बाद अपने सभी ट्रस्टेड लोगों को बुला लेता है और स्पार्टा को विलेज की जिम्मेदारी बना देता है। फिर ओडी और उसके नाइट को साथ चलने के लिए कहता है, जबकि टिल और कॉम को रुकने के लिए बोलता है और वो दोनों जिद करके साथ आने का फैसला करते हैं। तभी और तो अपनी पार्टी के साथ वहाँ पर आता है और वैन को कहता है कि उसके बॉडीगार्ड बनेंगे। वैन उन्हें भी अपने साथ ले जाता है और बाकी एडवेंचरस भी उसे बुलाने को कहते हैं। उसके बाद वो कुजाला को स्काउट बताता है क्योंकि वो सबसे फास्ट है। आखिर में मीरा कहती है कि वो पहले काउट फेंड्रीरो को इन्फॉर्म करेगा और अपनी आर्मी के साथ सुगडिट की रक्षा के लिए आएगी। मीरा वैन से पूछती है कि वो बैटल के लिए कौन से वेपन ले जाएगा, लेकिन वैन को समझ नहीं आता। वो सोचता है कि उसकी बिलिस्टी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए उसे वॉर में यूज नहीं कर सकता। तभी आर्ट कहती है कि वो अपना बनाया हुआ मिथ्रिल पपेट यूज करेगी। उसके बाद वैन पूरी टीम को विलेज के बाहर जमा करता है और उन्हें बताता है कि वो येलांट्रा किंगडम के नाइट से लड़ने के लिए जा रहे हैं जो कि उनसे ज्यादा ट्रेंड है। लेकिन वो सबको हिम्मत देता है कि उनका मेन गोल जिंदा वापस आना है और अगर सब मिलकर लड़ेंगे तो सुगडिट को बचा सकते हैं। दूसरी तरफ ये खबर वैन के फादर जलपान के पास पहुंच जाती है और वो ये सुनकर बहुत ही शौक हो जाता है। वो तुरंत अपने बटलर को कहता है कि नाइट को रेडी करो और पड़ोसी लॉर्ड से भी मदद मांगो। बटलर उससे कहता है कि वैन से भी हेल्प लेनी चाहिए क्योंकि उसका विलेज पास में ही है, लेकिन जेलपा उसकी बात का मजाक उड़ा देता है और कहता है कि उसके पास तो सोल्जर भी नहीं होंगे। फिर जेलपा अपनी आर्मी के साथ सुगडिट पहुंचता है, लेकिन तब तक सिटी एनिमीज के कब्जे में आ चुकी होती है और वाइब्रेन स्क्वाड ने साउथ के गेट को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। जब अपनी आर्मी को संभालने की कोशिश करता है तभी वाइब्रेन ऊपर से बम गिरा देते हैं जिससे कि उनकी आर्मी काफी हद तक खत्म हो जाती है। जेलपा डर जाता है और सोचता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया। तभी अचानक वाइब्रेन वापिस से चले जाते हैं। दरअसल वेस्ट गेट पर आर्ट ने अपने मिथ्रिल पपेट से उन वाइब्रेन को दूर से ही मार दिया था। वैन उसकी पावर को देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि वो सिटी के बाहर रहकर भी फाइट कर रही होती है। तभी वैन डिसाइड करता है कि वो एनिमीज का ध्यान भटकाएगा ताकि सब सेफली वापस जा सके। लेकिन उसी वक्त कुछ एनिमीज नाइट उन्हें देख लेते हैं और उनकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं कि अपनी मशीन गन क्रॉसबो से तुरंत कई एनिमीज को गिरा देता है और डी भी अपनी टीम के साथ फाइट में ज्वाइन करता है। एनिमी आर्चर्स दूर से अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कजूला, औरतो और पुरिल उन्हें खत्म कर देते हैं। ये देखकर एनिमी नाइट्स गुस्से में आ जाते हैं और फुल फोर्स के साथ अटैक करने का फैसला करते हैं। जैसे ही वैन ये देखता है वो तुरंत सभी को रिट्रीट करने का ऑर्डर दे देता है और तो उससे कहता है कि हम ये फाइट जीत सकते हैं, लेकिन वैन कहता है कि
उनका मेन गोल जिंदा वापस जाना है। वो कहता है कि अगर किसी की जान चली गई तो जीत का कोई फायदा नहीं होगा और वो बाद में फिर से फाइट कर सकते हैं। दूसरी तरफ जेल्पा अपनी आर्मी के साथ वापस सिटी पहुंचता है और वो खुद को बहुत ही लकी मानता है कि वो बच गया, लेकिन उसकी आर्मी काफी दूर हो चुकी होती है और होप खो चुकी होती है। तभी उसका बड़ा बेटा मुर्का वहाँ पर आता है और जेल्पा उस पर गुस्सा करने लगता है कि वो लेट क्यों आया। मुर्का माफी मांगता है, तभी किंग वहाँ पर आता है और जेल्पा को डांट देता है कि अपना गुस्सा अपने बेटे पर मत निकालो। दोनों बाप बेटे किंग के सामने झुक जाते हैं और किंग उनसे सुगडिक्ट के बारे में पूछता है। जेल्पा बताता है कि वाइब्रेन और नए वेपन्स की वजह से सुगडिक्ट हार गया। किंग कहता है कि शायद से वैन की टीम ने ही वाइब्रेन को रोका होगा, लेकिन जेल्पा इस बात पर यकीन नहीं करता। अब पेटा उसे बताता है कि वैन ने अपने विलेज को फोर्ट्रेस बना दिया और एक ड्रैगन को भी हरा दिया। ये सुनकर जेल्पा बहुत ही चुप हो जाता है। तभी किंग मुर्का को देखकर पूछता है कि क्या तुम अपने छोटे भाई से जेलस हो, क्योंकि वो अब बैरोन बन चुका है। मुर्का रो पड़ता है और कहता है कि अपने भाई पर गर्व करता है। रात को वैन और उसकी टीम जंगल में रेस्ट कर रही होती है और सब काफी थक चुके होते हैं। डी वैन से पूछता है कि अब आगे क्या प्लान है, लेकिन वैन को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो घर वापस जाना चाहता है, लेकिन उसे पता होता है कि सुगडिक्ट को ऐसे छोड़ना सही नहीं है। तभी आर्ट कहते हैं कि वो दोबारा से उस जोन में जाने से डर रही है, क्योंकि वहाँ पर बेगुनाह लोग भी मार रहे हैं। वैन आर्ट की बात से एग्री करता है, लेकिन वो इतना जरूर कहना चाहता है कि बाद में उसे कोई कंप्लेन ना करे। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो कहता है कि वो आर्मी के लिए एक कैटापल्ट बनाएगा और उन्हें सप्लाई करेगा। उसके बाद वो सब आराम से घर वापस जाते हैं। वो तुरंत एक कैटापल्ट बनाकर सबको दिखाता है, लेकिन सब कहते हैं कि ये काफी बड़ा है, इसलिए ऐसे ले जाना मुश्किल होगा। वैन थोड़ा सा सोचता है और कहता है कि वो इन्हें बैटलफील्ड पर ही बना देगा। अगली सुबह वैन को अपनी कल की बात पर पूरा रिग्रेट हो रहा होता है, क्योंकि उसे खुद अब वॉर जोन में जाना पड़ेगा। वो थोड़ा सा कंप्लेन करता है, लेकिन उसकी टीम को पूरा यकीन होता है कि उनका ये नया वेपन वॉर में काम आएगा। थोड़ी देर के बाद वो सुगडिक्ट के पास वाले सिटी पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सब नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन सोल्जर काफी ज्यादा होते हैं। डी बताता है कि डिफीट के बाद यहाँ पर आर्मी अपनी स्ट्रेंथ वापस से बना रही है। तभी कुछ नाइट्स उसका रास्ता रोक देते हैं और उनका लीडर जेल्पा होता है, जो कि वैन का फादर है। वैन अपने फादर को ग्रेट करता है, लेकिन जेल्पा उससे पूछते है क्या तुम सच में ड्रैगन को मारकर बैरोन बने हो। वैन हाँ बोलता है और कैजुअली बोलता है कि वो बस एक फॉरेस्ट ड्रैगन था। ये सुनकर नाइट्स भी हैरान हो जाते हैं और जेल्पा पूछता है कि तुमने ये कैसे किया। वैन कहता है कि ये सब उसकी बलिस्टा की वजह से हुआ है, लेकिन जेल्पा इस बात पर यकीन नहीं करता और गुस्सा हो जाता है। तभी मीरा वहाँ पर आ जाती है और वैन को बताती है कि किंग भी यहीं पर है और उसके लिए नए वेपन्स देखना चाहते हैं। ये सुनकर वैन के दिमाग में एक आइडिया आता है और अपने फादर से कहता है कि क्या उसका बलिस्टा देखना चाहेंगे। उसके बाद वो किंग को अपना वेपन दिखाने की तैयारी करता है। मीरा वैन से कहती है कि अपनी बलिस्टा को दिखाए, लेकिन वैन बताता है कि उसने उसका डिजाइन अब और अपग्रेड कर दिया है। ये सुनकर मीरा उसके साथ बात करने लगती है, जबकि जेल्पा उन्हें देखकर बहुत ही इरिटेट हो रहा होता है। उसके बाद वो तीनों किंग से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर वैन गार्ड को देखकर बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है। मीरा उससे कहती है कि ये सब बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर मजाक में बोल देती है कि वैन उन्हें अपनी इक्विपमेंट से हरा सकता है। ये सुनकर गार्ड्स को बहुत ही बुरा लगता है और वैन थोड़ा सा एम्बैरेस हो जाता है। फिर वो सब किंग के पास जाते हैं, जहाँ पर मीटिंग चल रही होती है सुगडिक्ट को वापस लाने के लिए। वैन वहाँ पर आर्ट के फादर काउंट फ्रीडियो को भी देखता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि उनसे कैसे बात करे। मीटिंग में अपरेटा बताता है कि एलांट्रा किंगडम ने इस बार वाइब्रेन और बॉम्ब जैसे वेपन का यूज करके सुगडिक्ट को एक ही दिन में जीत लिया। ये सुनकर सब टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि उनके पास इसका कोई काउंटर नहीं है। तभी किंग वैन से पूछते हैं कि क्या उसके पास कोई प्लान है। वैन कहता है कि अगर हम वाइब्रेंस को पहले से हरा दे तो वो बॉम्ब्स को गिरा ही नहीं पाएंगे। ये सुनकर बाकी नोबल्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन किंग को लगता है कि वैन कुछ कर सकता है, इसलिए उसे फ्रंट लाइन पर जाकर लीड करने को कहता है। ये सुनकर सब बहुत ही शौक हो जाते हैं जब वैन मना कर देता है। वो कहता है कि वो फाइट करने वाला नहीं है, बल्कि सपोर्ट टाइप है और वो खुद को रिस्क में नहीं डालना चाहता। और ये सुनकर सब उसे सेल्फिश कहने लगते हैं और जेल्पा उस पर और गुस्सा हो जाता है। तभी वैन कहता है कि यहाँ पर किसी को नहीं पता कि एक छोटे से विलेज को बचाना कितना मुश्किल होता है। ये सुनकर किंग उससे कहता है कि तुम अपनी बातों को कंटिन्यू करो, लेकिन स्ट्रेटजी बताने की वजह वैन अपने स्ट्रगल के बारे में बताने लगता है। वैन कहता है कि उसने अपने विलेज को पहले से काफी स्ट्रॉन्ग बना दिया है, लेकिन फिर भी वो छोटा है और अगर येलांत्रा अटैक करे तो वो गिर सकता है। और ये सुनकर एक नोबल पूछता है कि एनिमी एक छोटे से विलेज पर अटैक क्यों करेगा। तभी अपेटा बताता है कि उन्होंने एक प्रिंस तक को भेजा था उस विलेज को जीतने के लिए, जो दिखाता है कि वो इस बार वो सीरियस है। ये सुनकर सब टेंशन में आ जाते हैं। वैन कहता है कि वो अपने विलेज को बचाना चाहता है, इसलिए वो यहाँ पर रिस्क नहीं ले सकता। काउंट फेंड्रियो उससे पूछते हैं कि क्या तुम अपने विलेज पर रहकर इतनी बड़ी आर्मी का सामना कर पाओगे। वैन कॉन्फिडेंस के साथ हाँ कहता है, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। फिर वैन किंग से कहता है कि वो डायरेक्ट फाइट नहीं करेगा, लेकिन सपोर्ट देगा। वो कहता है कि वो आर्मी को बलिस्टा और कैटापल्ट्स प्रोवाइड करेगा जब उसे अपने नए विलेज भेज दिया जाए। किंग इस बात को मान लेता है। वैन तुरंत सभी को बाहर ले जाता है और डेमो के लिए एक बलिस्टा और कैटापल्ट बना देता है। ये देखकर सब नोबल बहुत ही हैरान हो जाते हैं, लेकिन जेल्पा कहता है कि ये सिर्फ दिखावा है और इससे कुछ नहीं होगा। वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन बाकी सभी देखते रहते हैं। वैन बताता है कि उसका कैटापल्ट ऐसे वेपन फायर करेगा जो कि वाइब्रेन को गिरा सकते हैं। किंग उसकी बात पर भरोसा कर लेता है और सबको अपने काम पर
लगने को कहता है। तभी टिल वहाँ पर आता है और आर्ट को साथ ले जाता है। आर्ट अपने फादर को देखकर डर जाती है और धीरे से उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके फादर उसे इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं कि वो अभी वॉर की तैयारी में बिजी है। और ये देखकर आर्ट थोड़ी सी उदास हो जाती है। वैन आर्ट से पूछते हैं कि क्या वो ठीक है और टिल को कहता है कि उसे वापस से जाकर रेस्ट करने दे। रात को वैन अपनी टीम के साथ स्ट्रेटजी बनाता है और कॉम को आर्टिलरी का लीडर बनाता है, जबकि डी और ऑर्थो प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी लेते हैं। और ये देखकर वैन बहुत ही खुश हो जाता है और मीरा कहती है कि अब फाइनल बैटल का टाइम आ गया है। वो कहता है कि अब एलिमेंटल मैजेस का जमाना खत्म हो रहा है और टेक्नोलॉजी का जमाना शुरू हो चुका है। अगले दिन वॉर शुरू हो जाता है और आर्मी फोर्ट्रेस की तरफ बढ़ने लगती है। वैन पीछे रहकर सब कुछ ऑब्जर्व करता है और ऑर्डर देता है। एनिमी जनरल देख लेता है कि स्क्वाड्रन या आर्मी अलग अलग डायरेक्शन से अटैक कर रही है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं घबराता। वो अपने आर्चर्स को अटैक करने का ऑर्डर देता है, लेकिन वैन पहले से ही रेडी होता है। वो डी को सिग्नल देता है और सब सोल्जर्स अपनी शील्ड निकाल लेते हैं। एरो आसानी से ब्लॉक हो जाते हैं, जिसे देखकर एनिमी बहुत ही शॉक हो जाता है। फिर एनिमी अपने मैजेस को अटैक के लिए भेजता है, जो कि शील्ड्स को तोड़ने लगते हैं। डी अपनी टीम को कहता है कि बस थोड़ा सा और इंड्योर करो, क्योंकि हेल्प आने वाली है। तभी फोर्ट्रेस के गेट पर एक पावरफुल अटैक होता है और सबका ध्यान उधर चला जाता है। जेल्पा और फेंड्रियो मिलकर गेट को तोड़ देते हैं और मेन आर्मी अंदर घुस जाती है। इसके बाद सिटी के अंदर एक इंटेंस फाइट शुरू हो जाती है, जहां नाइट्स को एनिमी के स्ट्रॉन्ग सोल्जर का सामना करना पड़ता है। अचानक मीरा आती है और एनिमी सोल्जर को उड़ा देती है, जिससे डी और उसकी टीम को एक आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है। दूसरी तरफ जेल्पा भी फाइट में फंस जाता है, लेकिन तभी औरतों और उसकी टीम उसकी हेल्प के लिए आ जाती है और जल्दी से एनिमीज को खत्म कर देते हैं और मोहॉक ग्रुप भी काफी ज्यादा डैमेज करता है। जेल्पा हैरान होकर पूछते कि क्या सब ये वैन के लोग हैं, और जब उसे हाँ मिलता है तो वो समझ नहीं पाता कि कैसे रिएक्ट करे। तभी सिचुएशन पलटने लगती है और एनिमी जनरल्स घबरा जाता है। वो तुरंत अपने सबसे पावरफुल वेपन का यूज करता है और वाइब्रेन स्क्वाड को अटैक कर देता है। काफी सारे वाइब्रेन्स आसमान में उड़ जाते हैं, लेकिन वैन इसी का वेट कर रहा होता है। वो के को ऑर्डर देता है कि कैटापल्ट टीम वाइब्रेन पर अटैक कर देती है। वो ऐसे फायरबॉल को शूट करते हैं जो कि हवा में फटकर सुक्रेंस छोड़ते हैं और वाइब्रेन को गिरा देते हैं। ये देखकर सब बहुत ही खुश हो जाते हैं, लेकिन एक वाइब्रेन बच जाता है और उस सोल्जर पर अटैक करने के लिए उठकर खड़ा हो जाता है। औरतों और कुजाला उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी स्किन को प्राइज नहीं कर पाते। वो उसे बस ग्राउंड पर रोक कर रखते हैं ताकि बलिस्टा उसे फिनिश कर सके। काफी अटैक्स के बाद भी वो जिंदा रहता है। तभी मीरा आगे आती है और उसे खत्म कर देती है। इसके बाद पूरा वाइब्रेन स्क्वाड डिस्ट्रॉय हो जाता है और मीरा कहती है कि अब बैटल का सबसे टफ पार्ट खत्म हो गया है। जेल्पा और फेंड्रियो ये सब देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो वैन को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। दूसरी तरफ एनिमी जनरल समझ जाते हैं कि अब वो नहीं जीत सकते और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन औरतों और कुजुला उसके सामने आ जाते हैं, जिसे देखकर वो हार मान लेते हैं और वॉर खत्म होने के बाद जेल्पा वहाँ से जाने लगते हैं। मुर्का उससे कहता है कि क्या तुम वैन से मिले बिना जा रहे हो, लेकिन जेल्पा कहता है कि वो वैन के बारे में गलत था और अब उसका सामना नहीं कर सकता। वॉर जीतने के बाद वैन अपनी टीम के साथ विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहा होता है। तभी डी उससे कहता है कि इस जीत का पूरा क्रेडिट तुम्हें ही दिया जाता है, लेकिन वैन हम्बल रहता है और कहता है कि उसने सिर्फ पीछे रहकर ऑर्डर्स दिए, असली मेहनत सबने फ्रंट लाइन पर किया है। तभी औरतों और कुलाजा वहाँ पर आ जाते हैं और अपने साथ येलेंट्रा का जनरल भी ले आते हैं। मीरा तुरंत उससे पूछताछ करने के लिए आगे बढ़ जाती है। जनरल डर के मारे सबको सच बोल देता है। वो बताता है कि उसका प्लान सुग्रुडिया किंगडम के 3 जगह पर अटैक करके उसे बड़ा हिस्सा कैप्चर करना था, जिसमें वैन का विलेज सुगडिक और ऑलरेडी उनका टारगेट था, और तीसरा टारगेट फेंड्रियो कंट्री था। और ये सुनकर आर्ट के लिए सबसे बड़ी टेंशन वाली बात बन जाती है। सिटी अल्ट में पहुंचते ही वो लोग देखते कि वहाँ के लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे होते हैं, अपना सामान लेकर जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये सब देखकर वो लड़की समझ जाती कि सिचुएशन बहुत ही सीरियस है और अपनी माँ की चिंता होने लगती है कि कहीं वो खतरे में ना हो। तब मीरा बताती है कि एनिमी एक साथ 3 तरफ से अटैक कर रहे हैं, जिसमें से 2 जगह पर ऑलरेडी अटैक हो चुका है और अब उनका टारगेट है कोर्ट फेंड्रेड का टेरिटरी। ये सुनते ही लड़की सीरियस हो जाती है और वैन से कहती कि उसे वहाँ जाना होगा। वैन भी बिना सोचे समझे उसके साथ जाने का डिसीजन ले लेता है, लेकिन लड़की उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती कि उसके लिए फैमिली का मैटर है, पर वैन भी उसकी हेल्प करने के लिए रेडी रहता है। बाकी एडवेंचरर्स भी डिसाइड करते हैं कि वो लोग भी उसके साथ जाएंगे, क्योंकि उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। उसके बाद सीन बैटलफील्ड पर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर वो लड़की सिटी पर हो रहे अटैक को देखकर सीधा डेंजर की तरफ भाग पड़ती है। तभी अचानक आसमान में से ड्रैगन आ जाते हैं, जो कि सिटी को तबाह करने के लिए रेडी होते हैं। ये सब देखकर लड़की बहुत ही शौक में चली जाती है। कुछ देर के लिए वो लड़की समझ नहीं पाती है कि क्या करे। तभी एक एडवेंचरर उससे कहता है कि अगर अभी बैटल में जाएंगे तो शायद सिचुएशन को संभाला जा सकता है, और उसे कमांड देने को कहता है। लेकिन आर्ट मुश्किल से कहती है कि इस वॉर को रोकने के लिए काउंट फेंड्रेड के घर का कोई ना होना जरूरी है, वरना ये पॉसिबल नहीं है। तब सीन उसकी माँ शिरोन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जो कि सोच रही होती है कि अगर सिचुएशन और खराब हुई तो वो लास्ट ऑप्शन पर सब कुछ सेक्रीफाइस कर देगी। दूसरी तरफ एनिमी आर्मी पहले से अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रही होती है,
लेकिन तभी अचानक आसमान से एक सिल्वर शैडो जैसा कोई अटैक करता है और ड्रैगन को आसानी से हराने लगता है। वो कोई और नहीं बल्कि आर्ट होती है, जो कि सिटी को बचाने के लिए आ चुकी थी। अपनी फास्ट और प्रिसाइज शॉट स्किल से वो एनिमीज को एक के बाद एक खत्म करने लगती है, जिससे कि वो कुछ हो ही ना। एनिमीज ये देखकर अपना टारगेट चेंज करने का प्लान बनाते हैं और सोचते हैं कि इसकी पावर सोर्स को अटैक करना होगा। आर्ट थोड़ी सी नर्वस हो जाती है क्योंकि उसे स्ट्रेटजी का ज्यादा नॉलेज नहीं होता। उसके हाथ तक कांपने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके सभी की मदद मांगती है और फ्रंट लाइन पर जाने का डिसीजन लेती है। अपने पपेट के साथ वो एनिमीज को काटना शुरू कर देती है और तभी बाकी एडवेंचरस भी उसकी हेल्प के लिए आ जाते हैं। सब मिलकर एनिमीज को इफिशिएंटली हराने लगते हैं और बैटल और भी इंटेंस हो जाती है। वॉर के बीच सब लोग अपनी पूरी ताकत को लगा देते हैं और बिना किसी साथी को खोए एनिमीज को हरा देते हैं। लेकिन जब वो आसमान की तरफ देखते हैं तो पता चलता है कि अभी भी काफी ड्रैगन्स और वाइब्रेंस बाकी है, यानी कि सिचुएशन अभी डेंजरस है। तब एनिमी जनरल ऑर्डर देता है कि सिल्वर नाइट को खत्म करो। इधर आर्ट अपने पपेट के साथ आगे बढ़ती रहती है और अपने फ्रेंड्स की हेल्प से एनिमीज को हराती रहती है। सब लोग देखकर बहुत ही हैरान होते हैं कि वो एक साथ 2 पपेट को कंट्रोल कर रही है। आर्ट बताती है कि उसकी मैजिक ज्यादा देर तक नहीं चलेगी, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानेगी। अपनी पूरी पावर के साथ वो एनिमीज को लगातार खत्म करती रहती है, चाहे उसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम ही क्यों ना हो रही हो। वो याद करती है कि लोग उसकी पपेट मैजिक को बेकार समझते थे और उसे हमेशा अंडर एस्टिमेट किया गया, लेकिन वैन की वजह से उसने खुद पर दोबारा से भरोसा करना सीखा। अब वो डिसाइड करती है कि वो अपनी पावर का यूज करके अपने प्यारे लोगों को बचाने के लिए करेगी। काफी देर तक फाइट करने के बाद वो सभी बचे हुए एनिमीज को भी खत्म कर देती है और फाइनली उन्हें विक्ट्री मिल जाती है। वॉर के बाद आर्ट बहुत ही खुश होती है और समझ जाती है कि वैन की वजह से ही वो यहाँ तक पहुँच पाई। वो अपने पपेट्स को थैंक यू बोलती है और उनसे माफी भी मांगती है। दूसरी तरफ उसकी माँ सोच रही होती है कि आखिर उन्हें बचाया किसने। तभी उसके फादर वहाँ पर आ जाते हैं और बताते हैं कि 2 पपेट्स ने ही पूरी आर्मी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद पता चलता है कि जो रेनफोर्समेंट को लीड कर रही होती है वो कोई और नहीं बल्कि व्हाइट हेयर वाली लड़की आर्ट ही थी। ये जानकर उसका फादर समझ जाता है कि जिस बेटी को उसने कभी घर से निकाल दिया था वही आज सभी को बचाने के लिए वापस आ चुकी है और अपनी नफरत को साइड रखकर सबकी मदद की। उसके दिल पर बहुत ही भारी बोझ आ जाता है और वो रियलाइज करता है कि उसने अपनी बेटी के साथ बहुत ही बुरा किया था, जिसे शायद से वो कभी भी ठीक नहीं कर पाएगा। इधर आर्ट के पास कुछ लोग आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए वापस नहीं जाना चाहती, लेकिन आर्ट शांति से कहती है कि अगर वो गई तो शायद से सबके लिए ऑकवर्ड हो जाएगा और पुरानी बातें फिर से सामने आ जाएगी। लोग उसे समझाते हैं कि उसकी वजह से सब कुछ बचे और पुरानी बातें फिर से सामने आ जाएगी। लोग उसे समझाते हैं कि उसी की वजह से सब बच पाए और शायद से अब उसके पेरेंट्स उसे एक्सेप्ट कर ले, लेकिन आर्ट फिर भी श्योर नहीं होती क्योंकि उसकी माँ कभी भी उसकी पपेट मैजिक को पसंद नहीं करती थी। इसलिए वो डिसाइड करती कि वो वापस नहीं जाएगी और वैन के पास लौट जाती है। सिटी में वापस आते ही वैन उसे मिलता है और तुरंत समझ जाता है कि वो कुछ ज्यादा ही परेशान है। आर्ट धीरे से कहती है कि वो बस एक यूजलेस इंसान है और अपने आप पर भी डाउट कर रही होती है। वैन उसकी बात को समझ नहीं पाता और कहता है कि तुम इतनी अमेजिंग हो, तुम इतनी इजीली अपने पपेट्स को कंट्रोल करती हो, जो कि बहुत ही इनक्रेडिबल है। वो उसकी काफी तारीफ करता है और कहता है कि उसने बैटल में बहुत ही अच्छा किया और वो पहले से काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। ये सब सुनकर आर्ट अपनी इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाती और रोने लगती है, जबकि आसपास के लोग चुपचाप रिस्पेक्ट के साथ ये सीन देखते रहते हैं। वैन लगातार आर्ट की तारीफ करता रहता है और वो कहता है कि उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और वो खुश है कि वो सिर्फ वापस आ गई। उसके बाद सीन कुछ साल बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर सब कुछ काफी बदल चुका होता है। वैन ने अपने विलेज में शॉप्स और इंस बना दिए होते हैं और पूरी जगह को एक अच्छी और पीसफुल जगह बना दिया होता है। जो विलेज पहले गरीब और प्रॉब्लम से भरा हुआ था अब वो बहुत ही खुश और लाइवली जगह बन चुका होता है, जहाँ अलग अलग लोग मिलकर हार्मनी में रहते हैं। वैन सभी को एक साथ लाने के लिए बारबेक्यू ऑर्गेनाइज करता है, जहाँ पर सब लोग हंसते हंसते बहुत ही एंजॉय करते हैं। वो याद करता है कि कैसे उसके फादर ने घर से निकाल दिया था, लेकिन उसी की वजह से ये जिंदगी नहीं मिली और इतने अच्छे लोग मिले। अब वो समझ जाता है कि जहाँ पर वो सोच रहा था कि उसने सब कुछ खो दिया, वहीं उसने अपनी असली खुशी मिल गई। तभी अचानक से स्पार्टा आता है और वैन को पढ़ाई के लिए बुला लेता है और कहता है कि अब उसे सब कुछ सिखाएगा और तुरंत ही डी भी आ जाता है और उसे शॉर्ट ट्रेनिंग के लिए खींचने लगता है। कुछ ही सेकंड में वो दोनों वैन को अपनी तरफ खींचने लगते हैं और सिचुएशन थोड़ी सी फनी और कियोटिक हो जाती है। इतनी कंफ्यूजन को देखकर वैन समझ ही नहीं पाता है कि अब क्या करे, इसलिए वो दूर दूर हटने लगता है। ये देखकर आसपास के लोग हंसने लगते हैं और सीन थोड़ा सा फनी हो जाता है और इसी के साथ इस एनिमे का ये सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।